यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मई मंथ का करंट अफेयर्स है MCQs के माध्यम से इसको देखेंगे, राइट। और यहाँ पे जो पहला पार्ट इसका था वो पार्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट 2 रहेगा इसका, और पार्ट 1 जो था जिसमें आपके करीब 85 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ से दिखाया। और यहाँ से जो पार्ट 2 रहेगा इसमें आपके अप्रोक्स में 87 या 90 के बीच में क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल आपके कितने हो गए, करीब 87 या 90 क्वेश्चन के बीच में आपके ये हो गए, और करीब 85 क्वेश्चन आपको ये थे, ठीक है। तो करीब 170 से 175 180 के आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा मई के जितने 180 टाइप में क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, राइट। कुछ और अगर बचता है मई का, मई से कुछ और जैसे करंट अफेयर्स बचेगा तो वह पार्ट 3 में करा दूंगा। वैसे कुछ बचा तो नहीं है, फिर भी फिलहाल और देखेंगे कुछ बचेगा तो पार्ट 3 में इसको ऐड कर देंगे, या तो उसको ऐड कर देंगे मई एडिशनल करंट अफेयर्स में ऐसे करके, ठीक है। बाकी यहाँ से कोशिश करेंगे कि इसमें पूरा हो जाए यहाँ पे। तो बेस्ट, वैसे एक बेस्ट यहाँ पे लिखा बेस्ट 150 क्वेश्चन, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो गए क्योंकि यहाँ पर 180 के आसपास क्वेश्चन पहुँचेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, से देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है यहाँ से, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे से करेक्ट है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त और UPSC के जो अध्यक्ष दोनों को ही यहाँ पर 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि प्राप्त करने के लिए जो भी पहले उससे यहाँ पर पद पर बने रह सकते हैं। आपको यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा यहाँ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामला भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच जो मतभेद होता है उसकी स्थिति में मामले का निर्णय आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता है और इस राष्ट्रपति के पास यहाँ पर नहीं भेजते हैं। तीसरी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक विशेष प्रावधान द्वारा निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और कार्यपालिका के हस्तक्षेप को उसका अलगाव सुनिश्चित किया गया है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट बनाने से भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये मुख्य निर्वाचन जो हमारा आयुक्त है, कार्यकाल, उसकी सेवा शर्तें, उसकी सुरक्षा और आयोग की जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करता है तथा इससे जो हमारे कार्यकारी हस्तक्षेप है उसे बचाता है। तो तीसरा भी हमारा से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पहला भी करेक्ट था। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 हमारा सही है। पूछा कौन सा सही है, 1 और 3 कहाँ पर है, 1 और 3 हमारा यहाँ पर है तीसरे नंबर में, तीसरा नंबर या C नंबर में हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 2 है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार कीजिए जहां निजी अंतिम उपभोग व्यय 60,000 करोड़ है और सरकारी अंतिम उपभोग यहाँ पर व्यय 25,000 करोड़ है। सकल स्थायी हमारी पूंजी निर्माण 18,000 करोड़ है और इन्वेंट्री परिवर्तन में 2,000 करोड़ है। वस्तु से सेवाओं का निर्यात 15,000 करोड़, आयात यहाँ पर कितना है 10,000 करोड़ है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष हमारे यहाँ पर कितना है 5,000 करोड़ है, राइट। तो बोला इस डेटा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर हमारा सही होगा, जो डेटा के हिसाब से हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। देखो इसके साथ जो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये हो जाएगा आपका यहाँ से पहले क्या होगा इसको देख लेते हैं। पहले जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर बोला है कि ये बाजार मूल्य पर GDP 1,10,000 करोड़ है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला हमारा यहाँ से इसका जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी गणना कैसे करेंगे, इसकी गणना करेंगे GDP जो हमारा MP होता है, ठीक है, इक्वल कितना है 60,000, ठीक है, 25,000, ये सब पूरा मिला के आपको जोड़ देंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा 1,10,000 करोड़, ठीक है। तो हमारे यहाँ से GDP जो आ जाएगी ये आपका करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरी बात, सकल पूंजी निर्माण 16,000 करोड़ बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि GCF जो हमारा होता है GCF, ठीक है, सकल हमारी जो पूंजी निर्माण है उसको GCF बोलते हैं। ये कैसे करते हैं इसकी गणना, ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ठीक है, जो हमारे सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितनी होगी और प्लस इन्वेंट्री परिवर्तन उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 18,000 हमारी हो जाएगी, 18,000 हमारा था सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ठीक है, और इन्वेंट्री जो हमारा था यहाँ पे 2,000 था, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कितना 20,000, यहाँ पे 16,000 करोड़ नहीं होगा, तो गलत हो गया, पहला सही था। तीसरा, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 1,05,000 करोड़ है, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि GDP हमारा जो FC है इक्वल कैसे होता है GDP MP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। GDP MP हमारी कितनी है 1,10,000, ठीक है, और हमारे यहाँ पर जो शुद्ध प्रत्यक्ष है वो है 5,000, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी 1,05,000 करोड़, ठीक है। तो हमारा एक सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का, सेकंड का आंसर हमें समझ रहा हो जाएगा C स्टेटमेंट, C या तीसरा, मतलब 1 और 3 बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, C या तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ये सिक्किम में एक संकीर्ण भूमिका ले रहा है जो भारत के पूर्वोत्तर भाग
को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा का आंसर जो पहला स्टेटमेंट हमारा होगा यहाँ से, ये जो पहली बात यहाँ से हमारी है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सिलीगुड़ी जो है ये कॉरिडोर जिसे चिकन नेक यहाँ पर कहा जाता है, पश्चिम बंगाल की भूमि की एक यहाँ पर पतली पट्टी है जो भारत के पूर्वोत्तर के बाकी देशों को यहाँ पर जोड़ती है। यहाँ पर जो रहेगा सिक्किम नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसकी सीमा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से साम्राज्य से लगती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये क्षेत्र नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के साथ यहाँ पर सीमा साझा करता है। तीसरी बात, भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को भूमि से जोड़ने वाले 2 स्थलीय संपर्क मार्गों में से एक के रूप में इसका सामरिक महत्व अधिक है। ठीक है, तीसरा हमारे से गलत हो गया भी, क्योंकि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी और पश्चिम बंगाल के तराई जैसे क्षेत्रों से फैला हुआ ये गलियारा महत्वपूर्ण रणनीतिक जो हमारा महत्व रखता है, क्योंकि ये भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को भूमि को जोड़ने से वाला एकमात्र भूमि संपर्क मार्ग है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से एक, मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट, बाकी आपको दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। पहला गलत है और तीसरा गलत है। ठीक है, ये बोला कि 2 स्थलीय मार्गों को एक ही रूप में यहाँ पर सामरिक महत्व बताता, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक जो हमारा स्थल होगा उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर बताता है इसको। ठीक है, तो सिर्फ हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, पहला तीसरा गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा, दूसरा करेक्ट। मतलब एक बात, तीनों हमारे स्टेटमेंट क्या थे, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेटमेंट हैं। 3 में हमारा पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो, बचा कौन सा, एक स्टेटमेंट बचा, तो हमारा एक स्टेटमेंट हमारा इसका आंसर हो जाएगा, एक या ए स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि क्या यहाँ पर कैसे गलत हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली भारत का पहला उच्च रिजोल्यूशन मौसम मॉडल है। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट ऐसे गलत होगा, क्योंकि भारत पूर्वानुमान प्रणाली जो होता है पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित IITM द्वारा, ये भारत का यहाँ पर जो IMD द्वारा यहाँ पर इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा, IMD वर्तमान में युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करता है, जिसे मूल रूप से मानसून मिशन के तहत यहाँ पर विकसित किया जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये करेक्ट होगी। ठीक है, पहली बात गलत थी, क्योंकि हमारा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान था, उसके द्वारा विकसित किया गया था, ना कि यहाँ पर BFS के द्वारा। ठीक है, सेकंड सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 सही है, तो B या 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5वां यहाँ से, हिमालय पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भ्रंशों से निर्मित ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिमालय युवा वलित पर्वत है जो विश्व के सबसे ऊंचे और कठोर पर्वतों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। वलित पर्वत हमारे क्या होते हैं, जो संपीड़न बलों के कारण यहाँ पर बनते हैं, जो तब उत्पन्न होते हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और पृथ्वी की भूपरिपट्टी जो होती है सिकुड़कर वलित हो जाती है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ जो होती है ये पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक चौड़ी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सेकंड हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि अर्थात देखो हिमालय की हमारी जो पर्वत श्रृंखला है पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, सेकंड, पहला भी गलत है। तीसरा, दून लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच नदी अपर्दन और विवर्तनिक गतिविधि के कारण बनी जो नृत्य घाटियाँ होती हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब तीसरा भी यहाँ पे सही है, बाकी दोनों आपके गलत हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका केवल एक स्टेटमेंट सही है। कौन सा वाला, तीसरा वाला, सिर्फ एक स्टेटमेंट, मतलब एक या और ए हमारे यहाँ से इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक वाहन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। बैटरी पैक के कारण ईवी आमतौर पर आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में हल्के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसको जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि टायर माइक्रो प्लास्टिक पर जो हमारा प्रदूषण है ना, जो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी है उससे आमतौर पर आंतरिक दहन जो होता है ICE ये वाहनों की तुलना में 15 से 20%, ठीक है, 15 से 20% भारी होता है, क्योंकि ये बैटरी पैक का वजन 300 से 900 किलोग्राम तक होता है, जिससे क्या टायर पर दबाव और घिसाव यहाँ पर क्या बढ़ जाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा बात देखते हैं। दूसरी बात यहाँ से, इलेक्ट्रिक वाहन टेल पाइपलाइन पाइप उत्सर्जन में कटौती करते हैं, लेकिन गैर निकास प्रदूषण बढ़ाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, बात एकदम सही बोल रहा है। तीसरा, भारत के
इलेक्ट्रिक वाहन अधिकतर नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होते हैं, जिससे क्या वे कार्बन तटस्थ होते हैं। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि कई सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन डीजल जनरेटर पर चलते हैं, जिससे क्या विडंबना यह है कि हमारा जो उत्सर्जन क्या इससे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आंसर ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट है। तो मतलब एक बात कही सही है तुम्हारी, तो आंसर हो जाएगा केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही है, 1 या ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7वां है, ज़ेनॉन गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक दुर्लभ, रंगहीन, गंधहीन तथा रासायनिक रूप से स्थिर गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती है तथा केवल गैसीय रूप में भी पाई जाती है। ठीक है, 7वां क्या होगा, 7वें का जो पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर रहेगा ये गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में उपलब्ध होती है। कैसी, ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में, केवल गैसीय में उपलब्ध बोल रहा है कि तो गलत हो जाएगा हमारा। ये ऊंचाई होने के साथ होने वाली बीमारी, ये ऊंचाई से होने वाली बीमारी और हाइपोक्सिया से संबंधित क्षति की सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पर्वतारोहण जो होते हैं और न्यूरो प्रैक्टिस जो हमारे गुण होते हैं, इनमें ये ऑक्सीजन वितरण को बढ़ावा मिलने के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे एल्टीट्यूड होते हैं उसमें सिनकेनेस और हाइपोक्सी जैसे संबंधित सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसका उपयोग रक्त प्रवाह को मापने तथा मस्तिष्क हृदय के फेफड़े को चित्र लेने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा ऐसे करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हमारा सही है, पहला गलत है, सही पूछा है तो 2 और 3 मतलब 2 या बी में हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। यहां से पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हेडली सेल का विस्तार हो रहा है, जिससे कि तूफान मार्ग और ध्रुवों की ओर हमारे स्थानांतरित हो रहे हैं तथा वायु प्रारूप में परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि चक्रवात मार्ग बदल रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहली बात हमारे यहाँ से इसकी सही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा वैश्विक तापमान बढ़ता है, जो हेडली सेल है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा के पास का जो वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, इसको हेडली सेल बोलते हैं। ठीक है, इसका विस्तार होता है, जिससे तूफान के मार्ग में उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते जाते हैं, और जबकि पवन के पैटर्न में जैसे जैसे हमारा जेट स्ट्रीम चक्रवात को बदलता रहता है, उसमें यहाँ पर मेडागास्कर, पूर्वी एशिया और भूमध्य के कुछ हिस्से यहाँ पर नए खतरे को ऊँचा कर देते हैं। तो पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम वायु प्रतिक्षेपण चक्रवातों को प्रबल बनाता है, जबकि अटलांटिक जैसे क्षेत्रों में उच्च वायु प्रतिक्षेपण को उन्हें दुर्लभ बनाता है। ठीक है, और स्थानांतरित कर देता है नए क्षेत्रों में। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से सही हो जाएगी इसकी। क्यों, क्योंकि देखो कुछ हमारे जो क्षेत्र जैसे कि उष्णकटिबंधीय में यहाँ पर लो विंड शेयर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या जो हमारे चक्रवात होते हैं उसको अधिक शक्तिशाली यहाँ पर बनने में सहायता करते हैं, जबकि अटलांटिक जैसे क्षेत्रों में जो हमारे हाई विंड शेयर होते हैं। ठीक है, हाई विंड शेयर में तूफानों को कमजोर करता है और जिससे चक्रवात के नए क्षेत्रों को यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आंसर यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी या 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से शासकीय गुप्तवाद अधिनियम OSA 1923 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जो शासकीय हमारे गुप्तवाद अधिनियम है उसके बारे में देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, शासकीय गुप्तवाद अधिनियम OSA, इसका गठन औपनिवेशिक युग की जो हमारी भारतीय शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1889 के दौरान यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और जिसका उद्देश्य होता है कि प्रेस की जो हमारी असहमति होती है उसको दबाना, और वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के तहत यहाँ पर इसे अधिक कठोर बना दिया गया था और इसे अंततः वर्ष 2023 में से संशोधित किया गया था। तो पहली बात हमारे यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर लाल लिथुगो द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसे सुदृढ़ किया गया था, तो गलत है। अभी मैंने आपको कुछ और बताया इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के तहत यहाँ पर इसे अधिक कठोर बनाया गया था। ये भारत और विदेश में सरकारी अधिकारियों सहित यहाँ पर जो भारतीय नागरिक होते हैं उस पर लागू होता है, परंतु गैर नागरिकों में इसके दायरे में नहीं आएंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि यह भारत और विदेश में सरकारी अधिकारियों सहित सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे और गैर नागरिकों पर भी लागू होंगे यदि वे जासूसी की कृत्य में शामिल होंगे। तो दोनों बातें गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर पूछे कौन सा सही है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 या डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां, कर्नाटक में पाए गए प्राचीन अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मास्की अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य प्रदान करता है, जो सीधे तौर पर सम्राट अशोक को देवानामप्रिय की उपाधि से पहचानता है। ठीक है, पहला क्या होगा, 10वीं का जो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मास्की अभिलेख 3री शताब्दी से पूर्व अशोक के लघु हमारे जो अभिलेख है उसमें से एक पहली बार अशोक के यहाँ पर अशोक के लिए देवानम प्रिय जो देवताओं का जो प्रिय होता है उसको बोलते हैं। ठीक है,
तो उनके शीर्षक का प्रयोग करता है। तो पहला हमारा आंसर स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, पहला सही है। दूसरा, रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य विजयों की स्मृति में प्राकृत भाषा, जो प्राकृत भाषा उसमें एहुल शिलालेख की यहाँ पर शिलालेख की रचना की थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट बनाया से गलत है, क्योंकि रवि कीर्ति ने जो संस्कृत में, ठीक है, किसमें? संस्कृत में उन्होंने यहाँ पर रचित इसमें पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन सहित यहाँ पर अन्य विजयों का वर्णन किया है। ठीक है, सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही है। आंसर केवल एक, तो ए यहाँ से, ए या 1 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान का प्रस्ताव करता है, जहां ब्रह्मांड एक विलक्षण बिग बैंग से यहाँ पर शुरू नहीं होता है, बल्कि संकुचन बिग जो हमारी क्रंच है उसकी अवधिक चरणों से होता है, जिसके बाद विस्तार बिग बाउंस होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है? देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, जो हमारा एक पायरोटिक ब्रह्मांड सिद्धांत। ठीक है, देखो एक पायरोटिक हमारा जो ब्रह्मांड सिद्धांत है एक चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान का प्रस्ताव करता है, जहां ब्रह्मांड एक विलक्षण बिग बैंग से शुरू नहीं होता है, बल्कि वो संकुचन बिग क्रंच के या फिर अवधिक जो चरण होते हैं उसके साथ होता है, जिससे क्या होता है, जिसके बाद विस्तार हमारा बिग बाउंस हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात हमारे यहाँ से इसकी मतलब जो हमारी इसके बारे में जो बता रहा था बात, ये हमारी एक पायरोटिक सिद्धांत के बारे में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिग बैंग हमारा सिद्धांत क्या होता है? ये एक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है उसके विकास की व्याख्या करता है, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड में अत्यंत सूक्ष्म जो गर्म और सघन अवस्था में शुरू होने वाले जो होता है, और ज़्यादातर क्या लगातार यहाँ पर विस्तार शीतल होता रहता है। ठीक है, तो कुछ 2-3 बातें इसकी हमको याद रखनी है। 2 या बी आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 8वीं वन्यस्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य वन एवं जो आवरण है वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहली बात हमारी क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य वन आवरण जो क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, कितना? 684 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो गया, मध्य प्रदेश नहीं होगा। दूसरी बात, सर्वाधिक कमी वाले राज्य छत्तीसगढ़ बोल रहा है। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से अगर पहला गलत है तो सेकंड भी ऑलरेडी गलत होगा, क्योंकि सबसे कमी वाला राज्य हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में वन की जो सबसे ज़्यादा कमी देखी गई अभी, कितने? 612 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर हानि देखी गई थी। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कर्नाटक में कितना? 459। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तीसरा, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य लक्षद्वीप बोल रहा है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका सही है, क्योंकि उच्चतम वनावरण वाला प्रतिशत वाले राज्य लक्षद्वीप अपने भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 91% हिस्से को यहाँ पर वन के लिए सबसे प्रमुख माना था। इसके बाद मिजोरम में कितना है? 85%। ठीक है, और उसके बाद अंडमान निकोबार में 81%। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद रखना है। सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूछे कौन सा सही है, सिर्फ आंसर हमारा हो जाएगा एक स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। ए या एक स्टेटमेंट कौन सा हुआ? अभी तीसरा नंबर का स्टेटमेंट जो था ऊपर वो करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? ठीक है, 13 का जो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये जोड़ती है, सबको पता है कौन सी? पनामा नहर। ठीक है, जो पनामा नहर है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर कैरिबियन सागर के माध्यम से इसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जो मध्य अमेरिका में पनामा की जो सक्रिय भूमि है उससे गुजरती है। ये वैश्विक व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण मानव निर्मित जलमार्गों में से एक माना जाता है। ठीक है, स्वेज के बारे में जान लेते हैं। स्वेज क्या? स्वेज नहर हमारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच यहाँ पर यात्रा सुगम हो जाती है। ठीक है, और कौन सी बची? कील नहर। कील नहर क्या है? इसके बारे में देखो, कील नहर हमारे उत्तरी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, बची कौन सी अब? कोरित नहर। कोरित नहर जो हमारी है ये यूनान के सक्रिय कोरित भूमि है उसको काटती है, और कोरित की खाड़ी को यहाँ पर सोरोनिक खाड़ी से जोड़ती है। दोनों एजियन सागर का हिस्सा है। तो चारों बातें मैंने आपको बता दी। आंसर यहाँ से हमारा जो सही होगा वो तीसरा सी। क्वेश्चन 14, 14 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पर्यावरण प्रभाव आकलन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 14 का यहाँ से, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 14 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण प्रभाव आकलन जो हमारा है ये पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत यहाँ पर अनिवार्य माना गया, और इसे वर्ष 1994 के EIA अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया, जिसे बाद में 2006 में उसके बाद अद्यतन यहाँ पर किया गया था। तो पहला बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सार्वजनिक परामर्श EIA प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होता है, जो सभी श्रेणियों के परियोजनाओं के लिए आवश्यक होता है।
सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से ये गलत है, क्योंकि सार्वजनिक परामर्श के सभी श्रेणियों के परियोजनाओं के लिए आवश्यक नहीं होता है। कुछ परियोजनाओं के लिए, जैसे कि रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हमारी जो यहाँ पर परियोजना होती हैं, ठीक है, और यह तो अधिसूचित जो हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, ये विशेष आर्थिक जोन से जो होते हैं उनके लिए होते हैं, सभी के लिए यहाँ पर नहीं होगी। तो सेकंड गलत हो जाएगा, पहला सही है। तीसरा, यह अधिसूचना 2006 में जो परियोजना होती है उनके पैमाने पर संभावित प्रभाव को श्रेणी ए और बी के तहत यहाँ पर इसे वर्गीकृत करती है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट होगा। तो 1 और 3 हमारी जो बात यहाँ से 14 की करेक्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा आपका बी बात या दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है 1 और 3 की। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है, विश्व खाद्य पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा स्थापित ये एक शीर्ष वैश्विक पुरस्कार है जो खाद्य मात्रा, गुणवत्ता और पहुंच तथा कृषि में सुधार लाने में योगदान मान्यता देता है। ठीक है, 15 का क्या होगा, 15 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में 1986 में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और ये शीर्ष वैश्विक पुरस्कार जो खाद्य मात्रा, गुणवत्ता, पहुंच में कृषि के सुधार के लिए योगदान देता है। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि हमारा ये FAO द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा, विश्व हमारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना जो हमारा था इनके द्वारा पर स्थापित किया गया था। और ये हमारा ये कृषि पोषण और जो खाद्य प्रौद्योगिकी भुखमरी उन्मूलन क्षेत्र उनको लेकर यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, MS स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता थे। सेकंड बात यहाँ से सेकंड सही है ना, क्योंकि कब यहाँ पर थे 1987 में, और यहाँ पर जो हरित क्रांति के जनक थे। तो क्या हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। तो आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो केवल 2 B या 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 15 का। क्वेश्चन 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल लीना के विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर बहने वाली व्यापारिक पवनें और समान रूप से कमजोर होने की विशेषता को बताता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका गलत है, क्योंकि लाल लीना में व्यापारिक जो हमारी पवनें होती है प्रबल हो जाती हैं, जो जल को पश्चिमी जल है उसको गर्म करके पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की ओर प्रवाहित करते हैं और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में नीचे से ऊपर ठंडा उठता है। ठीक है, जिससे क्या उस क्षेत्र में तापमान में गिरावट आ जाती है। यहाँ पर बोला है कि जो इसका जो हमारी कमजोर होने की विशेषता बताता है, कमजोर नहीं बताता, ये प्रबल होने की मतलब अधिकता होने की विशेषता बताता है। तो गलत हो जाएगा। दूसरा, पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान समांतर से अधिक ठंडा होता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट है। तीसरा, इसके कारण भारत में मानसून कमजोर होता है। तीसरा बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत में लानिना के कारण जुलाई से सितंबर तक मानसून की वर्षा की संभावना से अधिक संभावना होती है, यहाँ पे कम नहीं होगा, और जिसके परिणामस्वरूप सिंधु गंगा मैदान में दलहन का उत्पादन कम हो जाता है। आपसे बोलेगा कि इसको अगर ये आएगा तो क्या होगा, दाल का उत्पादन बढ़ेगा, तो गलत होगा, दाल का उत्पादन यहाँ पर कमी होती है और चावल का उत्पादन में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं इसके। तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा और पहला गलत था, दूसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। तो केवल एक बात हमारे यहाँ से सही है, तो वो कौन सी, दूसरे नंबर की। ठीक है, ए हमारे यहाँ से इसका यह 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। भारत में वे लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमालय जो प्रदेश है उसमें 7000 फीट से ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है वो बताना है आपको। वर्ष 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य पशु के रूप में से अनुमोदित किया था। ठीक है, वह पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों को जीनोम के गुणसूत्र परिस्तर को यहाँ पर सफलतापूर्वक एकत्रित किया गया है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है हमारी भारतीय याक की बात। 17 का जो आंसर होगा, तीनों बात जो बात कर रहा है ये भारतीय याक की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, भारत में याक क्या है, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल जो हमारा प्रदेश उसमें 7000 जो फीट है उससे अधिक ऊंचाई पर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय याक को यहाँ पर उसकी गुणसूत्री जो हमारी स्त्री है जीनोम संरचना को यहाँ पर सफलतापूर्वक संकलित किया है, जो ऊंचाई या पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण जो हमारी गोजाति प्रजाति है। ठीक है, तो आंसर बी यहाँ से बी या 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है जो उत्तर पश्चिम में मिस्र में स्थित है। ठीक है, तो क्या होगा 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये
अच्छा, ये बात कर रहा है कि कौन सी बात यहाँ पर बता रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर शिपिंग मार्ग है। ये वैश्विक जो हमारे ऊर्जा प्रवाह है उसके 10% के लिए यहाँ पर प्रमुख मार्ग के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारी स्वेज नहर की। स्वेज नहर भी मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, स्वेज नहर हमारा क्या है, मिस्र के स्वेज जल संधि को पार करते हुए यहाँ पर दक्षिण जो उत्तर दक्षिण मार्ग जैसा उसमें चलने वाला एक मानव निर्मित समुद्री स्थिर जल मार्ग मैंने आपको ऊपर बताया था, जो लाल सागर पर स्थित स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को यहाँ पर अधिक हिंद महासागर से यहाँ पर जोड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय हमारी शिपिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण मार्ग बनाता है। ठीक है, और हमारी जो देखेंगे स्वेज नहर की जो भौगोलिक हमारी जो दृष्टि से ये नहर उत्तर पूर्व जो हमारा मिस्र है उसकी जल संधि तक फैली हुई है। ठीक है, यह उत्तर में पोर्ट सईद को लेकर दक्षिण में स्वेज की खाड़ी तक यहाँ पर विस्तृत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कर रहा है स्वेज नहर की बात कर रहा है इसका। ठीक है, वैसे इतना टाइप क्वेश्चन वैसे यूपीएससी पूछेगा नहीं, क्योंकि इस टाइप का कभी भी पूछा नहीं है ना। तो यहाँ से बाकी पढ़ सकते हो, उसके बारे में आपको 3 बातें पता होगी स्वेज नहर के बारे में, तो आप नोट भी कर सकते हो स्वेज नहर लिख के, और ऐसा करके आप ये तीनों पॉइंट को बना सकते हो। आंसर अगला देखते हैं, 18 नंबर हो गया। 19 नंबर, टर्टल की प्रजातियां आयुसियन के लिस्ट के संबंध में आपको विचार करना है। ओलिव रिडले ये बोले सुभेद। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पहली बात करेक्ट है, सुभेद है, वल्नरेबल जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात ग्रीन टर्टल संकटग्रस्त। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, संकटग्रस्त है। ठीक है, तीसरा हॉक्सबिल टर्टल गंभीर रूप से संकटग्रस्त, हॉक्सबिल टर्टल हमारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, उसके यहाँ सूचित किया गया, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें सही हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 19 का सभी 3 सी या 3। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत KVIC द्वारा वर्ष 2017-18 में हनी मिशन यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, 18 का क्या होगा, 18 का यहाँ से जो 18 नहीं 20वां नंबर का जो पहला स्टेटमेंट हमारा से है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है, क्योंकि लघु और सूक्ष्म जो हमारा मध्यम और मंत्रालय है उसके तहत KVIC द्वारा वर्ष 2017-18 में हनी मिशन यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, विश्व मधुमक्खी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की एक पहल है, जिसका उद्देश्य होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में एक मानव निर्मित जो स्वास्थ्य उसको बनाए रखना और मधुमक्खियों की जो परागकण उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना। राइट, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि 20 मई को मनाए जाने वाले विश्व मधुमक्खी दिवस 2018 की शुरुआत 2018 में शुरुआत हुई थी और संयुक्त राज्य द्वारा यहाँ पर की गई थी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, तो हमारा ये इसके द्वारा जो बोला है कि IFD की एक पहल है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो सही पूछा है तो केवल एक या ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 21 है, वेदर बैलून के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये हीलियम या हाइड्रोजन से भरे बड़ी लेटेक्स बैलून है, जिनका उपयोग मौसम विज्ञानी ऊपरी वायुमंडल में अध्ययन करने के लिए यहाँ पर करते हैं। ठीक है, 21 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा इसका ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ये ऊपरी वायुमंडल में 5000 फीट से ऊपर उसका अध्ययन करने के लिए यहाँ पर उपयोग करते हैं। ये सतही प्रक्षेपण और सतही प्रेक्षण और जो हमारे उपग्रह डेटा है उसके बीच के अंतर को कम करने में मदद करते हैं तथा सटीक मौसम के पूर्वानुमान के लिए पर आवश्यक वायुमंडल की यहाँ पर विस्तृत उर्ध्वता रेखा प्रदान करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारी यहाँ से रहेगी इसकी, ये भी करेक्ट है। तीसरी बात, रेडियो सेंड वेदर बैलून से लटके बैटरी चलित उपकरण जो तापमान, दबाव, आर्द्रता और वायु के बारे में वास्तविक समय के लिए सटीक जो आंकड़े जमीनी स्तर पर पहुँचाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 21 का जो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ये सी, मतलब 3 या सी, तीनों बातें एकदम करेक्ट है वेदर बैलून के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। क्वेश्चन 22 नंबर है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के प्रकार और उनकी उत्पादक विधियों को लेकर सही समय बताना है, कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करना। ठीक है, तो ये हमारा उत्पादन सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो है उसको संचालित करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, या बायोमास गैसीकरण के माध्यम से जल को हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 जो होता है उसको विभाजित करके यहाँ पर इसको पूर्णतः उपयोग करेगा। ठीक है, तो पहला हमारा करेक्ट होगा। पिंक हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा उपयोग को करके इलेक्ट्रोलिसिस करना, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पिंक हाइड्रोजन का परमाणु ऊर्जा में द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से निकल आता है। तीसरा, टर्कोएस हाइड्रोजन मीथेन पैरोलिसिस, तीसरा यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि टर्कोएस हाइड्रोजन मीथेन पैरोलिसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन और ठोस कार्बन उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है।
तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर 22 का सही पूछा है तो 1 2 3 डी या 4 स्टेटमेंट सही है यहाँ से, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 23, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसको। उन्होंने मित्र मेला की स्थापना की, जिसे बाद में अभिनव मेला भारत सोसाइटी के नाम से दिया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट बना है इसका करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना की, बाद में क्या है 1904 में इनका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी यहाँ पर कर दिया गया था। तो पहला बात यहाँ से सही हो जाएगी। दूसरा, उनके राष्ट्र के प्रति महत्वपूर्ण योगदान से सम्मानित करते हुए पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी, जो वर्ष 1857 के विद्रोह को भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करने वाले प्रथम ग्रंथों में से एक माना जाता है। ठीक है, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 और 3। ठीक है, पहला और दूसरा और तीसरा तीनों बातें यहाँ से करेक्ट थी, है ना। दूसरा भी यहाँ पर करेक्ट था, पहला भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका डी स्टेटमेंट। पूछा सही कौन सा होगा, देखते हैं इसको। सही मतलब सभी तीनों। ठीक है, तो आंसर हमारा 4th या डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संबंध में संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन के तेल आपूर्ति के मूल जो विनियमित हैं उसके करने के लिए यहाँ पर की गई थी। ठीक है, 24 का क्या होगा, 24 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, कच्चे तेल के निर्यात करने वाले गैर ओपेक देशों को ओपेक प्लस देश यहाँ पर कहा जाता है ना। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि कच्चे तेल का निर्यात करने वाले गैर ओपेक देशों को ओपेक प्लस देश यहाँ पर कहा जाता है। ओपेक OPEC, ठीक है, ओपेक OPEC में ओ प्लस में क्या होगा, ओपेक के सदस्यों के अतिरिक्त यहाँ पर अजरबैजान, राइट, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस और दक्षिण सूडान और सूडान भी यहाँ पर शामिल होंगे, किसमें ओपेक प्लस वाले में। ठीक है, याद रखना है चीज़। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो आंसर सी या 3 दोनों करेक्ट है। 25 नंबर देखते हैं, 25वां क्वेश्चन यहाँ से, भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के जो MSME उसके बारे में विचार करना है। किसी उद्यम को MSME के रूप में वर्गीकृत करने, सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यम पंजीकरण आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला से स्टेटमेंट जो रहेगा इसका ये करेक्ट है, जो यहाँ पर डेफिनेशन बोला है इसकी करेक्ट है। वर्ष 2025 तक MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% और भारत के कुल निर्यात के लगभग 40% के लिए जिम्मेदार होगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि MSME को जो हमारे यहाँ पर जो सकल घरेलू उत्पाद लगभग 30% का है योगदान देता है। और वर्ष 2025 तक यहाँ पर जो हमारे नीति आयोग के जो आंकड़े थे उसके द्वारा बताया गया था कि भारत में कुल निर्यात का योगदान 40 से 45% होगा। ठीक है, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो MSME के जो आंकड़े हैं ये किसके द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा, अभी मैंने बताया ना कि नीति आयोग ने इसका यहाँ पर डेटा निकाला है। तो दोनों बातें क्या इसकी करेक्ट है, पहला और दूसरा। 25 का आंसर हो जाएगा इसका सी या तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा या सी इसका आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का यहाँ पर हिस्सा है। ठीक है, 26 से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। ये 2016 में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में से वर्ल्ड जो नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के रूप में 2018 में हिस्सा बना था और धरोहर स्थल के रूप में 16 में बना था। तो यहाँ पर पहला करेक्ट है। ये रक्त तीतर का क्षेत्र जो सिक्किम राज्य का पक्षी है। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि महत्वपूर्ण जीव प्रजाति में रक्त तीतर जिसको सिक्किम राज्य का पक्षी बनाता है और लाल पांडा, हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग आदि यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। तो ये भी बात हमारी करेक्ट, दोनों बात हमारे यहाँ से सही है, पहले और दूसरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा या सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का। 27 देखते हैं, 27 यहाँ से वैश्विक महामारी संधि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये विश्व का पहली वैश्विक महामारी संधि है जिसे 78वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा में अपनाया गया था। ठीक है, 27 का ऐसे पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट बना से इसका करेक्ट है, सही बोला, क्योंकि यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी 78वीं वर्ष हेल्थ जो असेंबली है उसको संविधान का अनुच्छेद यहाँ पर 19 के तहत विश्व की पहली वैश्विक महामारी जो संधि है उसको अंगीकृत किया था। पहला सही हो गया। दूसरी बात, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य संकट दोनों दौरान राष्ट्रीय कानून लागू करने और लॉकडाउन लागू करने के अधिकार यहाँ पर देती है इसको। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है इसका,
क्यों? क्योंकि यह संधि सार्वजनिक मामले जो होते हैं उसमें राष्ट्रीय जो संप्रभुता उसकी विशेष रूप से पुष्टि करती है और भविष्य महामारियों को निपटने के लिए अब डब्ल्यूएचओ के जो आदेश है उसको कानून का अधिकार नहीं देती है। ये डब्ल्यूएचओ को लॉकडाउन या यात्रा से प्रतिबंध भी नहीं लगा सकती है और टीकाकरण परीक्षण का अभियान यहाँ पर अनिवार्य भी नहीं कर सकती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान महामारी संबंध में स्वास्थ्य उत्पादों तक यहाँ पर समय पर समान पहुँच सुनिश्चित करती है। तीसरा ये हमारा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा आपका एक तो पहला यहाँ से करेक्ट था और एक यहाँ से तीसरा सही है। 1 और 3 यहाँ पे सही है। पूछा गया सही कौन से होंगे, तो 2 बातें यहाँ से हमारी करेक्ट है, 2 या बी। ठीक है। क्वेश्चन 28, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के संबंध में आपको विचार करना है। ये प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के तहत स्थापित एक वैधानिक और अर्धन्यायिक स्वायत्त निकाय है। ठीक है। 28 का ऐसे क्या होगा? पहला स्टेटमेंट बनाया इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेस जो हमारा परिषद है एक वैधानिक अर्धन्यायिक हमारा जो स्वायत्त निकाय है, राइट, और जिसकी स्थापना प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 में 16 नवंबर 1966 से की गई थी। पहला हमारा ऐसा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। अगला, इसके निर्णय अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं किया सकती है। तीसरा स्टेटमेंट ये हमारा करेक्ट है क्योंकि इनके निर्णय अंतिम होंगे और इनके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हो। इसे सिविल न्यायालय में गवाहों को बुलाने, दस्तावेज की जांच करने और न्यायिक कार्रवाई के रूप में पर पूछताछ करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका एक तो जो पहला स्टेटमेंट था, है ना, ये यहाँ से आपका गलत था और दूसरा भी आपका यहाँ से गलत है। जो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सिर्फ था ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अपील नहीं कर सकते इनमें। आंसर क्या होगा? सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ए या 1, वो भी कौन सा? तीसरा वाला। ठीक है, याद रखना है आपको। देखो आप आंसर ये नहीं मार देना कि तीसरा करेक्ट है तो यहाँ से दो 3 कहाँ पर है, सभी 3 में मार दो जाके, नहीं, आपको आंसर मानना तीसरे सिर्फ 3 बातें हमारी लिखी हैं उसमें कौन सी बातें करेक्ट है। तीसरी नंबर की बात मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है, ए, केवल एक ए। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस वजह से क्वेश्चन क्या होता है, प्रैक्टिस यहाँ पर जो पहले आप ये सब कर सकते हो प्रैक्टिस, बाद में आपको जाके एग्जाम में गलती नहीं करनी होती है। ठीक है, 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। 29 देखते हैं। 29 है RODTEP योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। जैसे पहला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यातकों और अन्य योजनाएं हैं उसको द्वारा वापस नहीं किए गए अंतर्निहित शुल्कों को लेकर शुल्क की प्रतिपूर्ति करना। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यहाँ पर 2021 में शुरू किया गया था। ये योजना निर्यातकों और अंतर्निहित जो शुल्क है उसमें करों की जो प्रतिपूर्ति होती है उनको करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जो अन्य मौजूदा योजनाओं के तहत यहाँ पर वापसी योग्य नहीं होते। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, ये विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों को पूर्णता अनुरूप है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसके अंतर्गत छूट, हस्तांतरण शुल्क, क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट जैसे जो रूप में जारी की जाती है जिन्हें आरबीआई द्वारा पर बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक खाता बही में दर्ज किया जाता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा गलत होगा क्योंकि मार्च 2025 तक योजना के तहत कुल संपत्ति जो संवितरण है ये 57,976 करोड़ रुपये से अधिक हो गया था, जो भारत के निर्यात हेतु इसके महत्वपूर्ण समर्थन को दिखाता है। ठीक है, यह दर्शाता है। तो यहाँ पर बोला है कि जो जिन्हें आरबीआई द्वारा पर बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक जो बही खाता उसमें दर्ज किया था, तो ये स्टेटमेंट हमारे से गलत होगा क्योंकि ये 2025 तक इनके जो RODTEP है उस योजना के तहत यहाँ पर कुछ वितरण यहाँ पर कुल किया गया था इनका, न कि आरबीआई के जो डेटा है उनको लेकर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 29 का आंसर हमारा हो जाएगा 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बी। आगे देखते हैं 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतर सेवा संगठन वायुसेना को छोड़कर सेना और नौसेना के कार्मिक से बनी जो हमारी इकाइयाँ हैं ये कमान होती हैं। ठीक है, 30 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे से इसका गलत है क्योंकि ISO सशस्त्र बल जो हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना जो होती है, ठीक है, ये 2 या 2 से अधिक शाखाओं को कर्मियों की बनी इकाइयाँ या कमांड होती है। इन्हें एकीकृत योजना संचालन तथा रसद की सुविधा को लेकर डिजाइन किया गया था। ठीक है, ये बोला कि वायुसेना को छोड़कर मतलब ये वायुसेना को छोड़कर, है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि तीनों थे यहाँ पर। ISO नियम 2025 के अनुसार संयुक्त सेना जो सेवा कमान होती है इसके नेतृत्व में केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जनरल होता है उसके पद को लेकर कमांडर इन चीफ द्वारा किया जा सकता है। सेकेंड, ये भी गलत है क्योंकि ये सेवा कमान जो होती है
नेतृत्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारा जनरल होता है एयर मार्शल या वाइस एडमिरल के पद पर जो हमारे कमांडर इन चीफ होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो भी गलत हो गया। आंसर क्या है? कुछ सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, तो आंसर हमारा होना चाहिए यहाँ पर डी, ना तो 1 और ना ही 2, तो डी का चौथा यहाँ से डी या 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स इसका हिस्सा है? ठीक है, कौन कौन से इसका हिस्सा है देखते हैं। देखो यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, भौतिक परिसंपत्ति की अधिग्रहण पर सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि, ये हमारा क्या होगा? पूंजीगत व्यय का हिस्सा होता है। भौतिक जो हमारे प्रौद्योगिकी है उसके रखरखाव पर व्यवसायों के द्वारा जो व्यय की गई धनराशि होती है, ये क्या होगा? ये भी हमारे यहाँ से इसका हिस्सा होंगी। ठीक है। तीसरा, दिन प्रतिदिन का परिचालन लागत, ये गलत है, क्योंकि जो हमारा दिन प्रतिदिन हमारी परिचालन लागत होगी ये पूंजीगत का हिस्से का नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऋण चुनौती जो हमारे होती है ये भी हमारा क्या इसका हिस्सा है, क्योंकि पूंजीगत हमारा जो व्यय और ऋण चुकौती जो माध्यम से सार्वजनिक देनदारियों को कम करने से सहायता करता है और निजी क्षेत्र में इनको निवेश को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो हमारा 1, 2 और 4 यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, हमारा दिन प्रतिदिन की जो परिचालन लागत है ये हमारा पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 किधर है? 1, 2, 4 है सी या 3 या सी है ना, तीसरे का सी है या 3 या सी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने वर्ष 1912 में बंकीपुर पटना में एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, कौन है, किनके बारे में बात कर रहा है देखना है। वह वर्ष 1916 में अधिवेशन कमरूल में शामिल हो गए थे और 1919 में इलाहाबाद में सचिव बने। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भी पारित किया था। उन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का मसौदा तैयार किया, जिसे वर्ष 1971 में कराची अधिवेशन यहाँ पर अपनाया गया था। तो 3 बातें कर रहा है, 3 बातों में यहाँ पर 4 बातें, 4 बातों में कौन सी बातें यहाँ पर मैच कर रहा है? ठीक है, उन्होंने मौलिक अधिकार जो आर्थिक नीति है उसके तहत यहाँ पर मसौदा तैयार किया और 1931 में कराची अधिवेशन को अपनाया था। तो देखो यहाँ से जो बात कर रहा है 32 की, ये बात हमारी कर रहा है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, प्रारंभिक जीवन 14 नवंबर 1889 को जो प्रयागराज में जन्म हुआ था और 1912 में बांकीपुर पटना में एक प्रतिनिधि के रूप में पहले कांग्रेस के सत्र में भाग लिया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ए स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वे भारत के पश्चिमी घाट सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया में मूल निवासी होते हैं। ये किसकी बात कर रहा है बताना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण आयोजन की लाल सूची के अंतर्गत रेड लिस्ट है उसके अंतर्गत लुप्त प्राय श्रेणी में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। इनके पास गेहुआ रंग, फर, अंबर रंग की आंखें और सीधे गोल कान होते हैं और वे अत्यधिक सामाजिक जानवर होते हैं। उनके पास अपने शिकार घातक रूप से काटने के लिए जो जबड़े की ताकत नहीं होती, इसलिए उन्हें झुंड का शिकार को जीवित रखा जाता है। ठीक है, जीवित रखा जा सकता है। तो ये किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है, ये हो जाएगा आपका ढोल। बी हमारे यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ढोल बी या 2। ढोल हमारा एशियाई जंगली कुत्ते होते हैं, याद रखना है। ये भी न्यूज़ में था तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ढोल क्या है Q1, ये अल्पाइंस जो जंगली कुत्ते जो दक्षिण और पूर्वी एशिया के मूल रूप से पाए जाते हैं, जिनमें क्या भारत के पश्चिमी घाट जैसे जो वलपराई पठार वहाँ पे भी शामिल देखा गया है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये फर, भूरा, काले पूंछ और अंबर जैसे इनकी जो भूरी आँख, कान सीधे व गोल होते हैं। ठीक है, 2 से 25 समूह में रहते हैं, मतलब 2 या 25 के बीच में इनका समूह होता है उसमें रहते हैं। आवास कहाँ होता है? जंगली झाड़ियों में, ऊंचे पर्वतीय मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में ढोल मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट और भारतीय प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत में। राइट, तो आपको याद रखना। और ये मांसाहारी होते हैं जो मतलब मिल के शिकार करने के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आंसर हमारा बी यहाँ से या 2 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 34 है, उपभोक्ता अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें निहित होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका ये करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोला है। दूसरा, अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य औषधि उपयोग के अलावा हानिकारक मादक पदार्थों को उपयोग पर प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निवारण पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार होता है। ठीक है, तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है? अगर आंसर तीनों सही तो अगर होता कौन सा सही होता, तो अगर इसकी जगह मान लेते थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर कौन सा सही है तो आंसर हो जाता हमारा सभी 3। ठीक है, सी वाला। लेकिन पूछे कौन सा सही नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो आंसर
डी यहाँ से या चौथा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 का। 35 देखते हैं। 35 है सिस्टूरा डेसिक्लेवा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक गुफा अनुकूलित मछली है जो मेघालय में चूना पत्थर की गुफा क्रेम मावंजिडम में खोजी गई है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, ये एक ट्रोग्लोफाइल प्रजाति है जो भूमिगत गुफाओं और भूपरिक आवास दोनों में यहाँ पर जीवित रहने में सक्षम होती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, इनका निवासी स्थान किधर होता है, ये जो हमारी गुफा होती है क्रेम मानोवेंडिन जो मावेंजोबिन गुफा होती है उसमें 60 मीटर अंदर तक यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, और इनका जो तापमान होगा वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर में देखा जा सकता है। ठीक है, इन प्रजाति की उपस्थिति गुफा तक ही सीमित है और जो दिखाता है कि यहाँ पर गुफा प्रणाली के सिस्टम के लिए स्थानिक मानी जाती है। ठीक है, ये बोलेगा ये प्रजाति जो होती है हमारी गुफा में स्थानिक है, तो एकदम करेक्ट है। सही है, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट बात है, दोनों जो प्रजाति भी आई थी न्यूज़ में देखी गई थी, जो मैंने कुत्ते वाली बताई और यहाँ पर एक जो ये थी ये भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नई मछली की प्रजाति थी। राइट, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो दोनों बातें यहाँ से हमारी सही है, तो आंसर सही पूछा है तो सी या 3। 36 है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाह्य अंतरिक्ष संधि वर्ष 1967 में बाह्य अंतरिक्ष जो परमाणु हथियार है उसके अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उत्तरदायित्व अभिसमय वर्ष 1972 में प्रक्षेपण करने वाले जो राज्य के बाह्य अंतरिक्ष में होने वाली क्षति है उसके लिए पूर्णतः उत्तरदेय बनाता है इसको। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से रहेगा, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से सेकंड वाला भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, बाह्य अंतरिक्ष भारत में बाह्य अंतरिक्ष संधि का एक पक्ष है लेकिन उसे दायित्व अभिसमय की पुष्टि नहीं की है, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो जो हमारा दायित्व अभिसमय जो 1972 है इसकी बाह्य जो अंतरिक्ष श्रेणी है उसमें प्रक्षेपण करने वाले राज्यों में उनके अंतरिक्ष जो पिंड है उसके द्वारा पृथ्वी पर होने वाली जो क्षति है उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी बनाता है इसको, और जो अंतरिक्ष में होने वाली क्षति है उसके लिए यहाँ पर दोष आधारित उत्तरदायित्व यहाँ पर इसको निर्धारण करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा तीसरा गलत है क्योंकि भारत इसका दायित्व की पुष्टि कर दी है, यहाँ पर बोला पुष्टि नहीं की तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसकी पुष्टि की है। तो दोनों बातें ऊपर की हमारी करेक्ट है, तीसरी बात यहाँ से हमारी गलत होगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष कानून है उसके बारे में आप लिखोगे, एक बात ये और दूसरी बात ये हमारी करेक्ट है दोनों, और तीसरी बात लिख दोगे कि भारत ने इसके विषय की पुष्टि की है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, 2 करेक्ट है, सही पूछे तो 2 बी। आगे देखते हैं 37 है भारत के विदेशी नागरिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे भारत में कृषि बागान भूमि प्राप्त कर सकते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों को गोद ले सकते हैं। ठीक है, 37 में क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वे वित्तीय आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में प्रवासी भारतीय के समान अधिकार प्राप्त है लेकिन भारत की कृषि बागान भूमि नहीं खरीद सकते और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें भारतीय बच्चों को गोद ले सकते हैं। ठीक, गलत हो जाएगा। वे भारत में कम से कम 1 वर्ष के लिए निवास के साथ ओसीआई कार्डधारक के रूप में 5 वर्ष बिताने के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिक के लिए पात्र हो सकते हैं। सेकंड नंबर सेकंड करेक्ट है। तीसरी बात, सेकंड बात क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं। ओसीआई योजना भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता के बिना भारत में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कार्य करने और यात्रा करने की अनुमति देता है, यह अनुमति देगा। ठीक है, तो तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ओसीआई योजना हमारी जो है ये 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 राइट उसके संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता के बिना भारत में स्वतंत्र रूप से रहने, काम करने और यात्रा करने की अनुमति देता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर में 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही हो जाएंगे, बी या 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 है इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। इंटरपोल नोटिस कलर कोडेड अलर्ट होते हैं जो किसी देश के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर उनके महासचिवालय द्वारा जारी किए जाते हैं जिससे पुलिस सहयोग में सुविधा होती है। ठीक है, 38 क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 38 के यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सदस्य होते हैं इसमें टोटल हमारे इंटरपोल नोटिस के सदस्य हमारे 196 सदस्य यहाँ पर देश होते हैं। राइट, दूसरा, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इंटरपोल से संबंधित मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, इंटरपोल सिल्वर नोटिस वर्तमान में पायलट चरण है जिसका उद्देश्य आपराधिक पर जो हमारी संपत्ति है उसका पता लगाना और वैश्विक पुलिस सहयोग को बढ़ावा देना। यह भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें क्या है यहाँ से 38 की एकदम
करेक्ट है। तो आंसर पूछा सही कौन सा है, तो 3 या सी करेक्ट है। यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई उत्पादकता संगठन एपीयू के संबंध में आपको विचार करना है। भारत ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीयू की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, 39 क्या होगा, 39 का आंसर जो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से आपका ये करेक्ट है, सही बोला है। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो में। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारी यहाँ से जिसकी है ये भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसका मुख्यालय टोक्यो में, और ये हमारा अंतर सरकारी निकाय है। भारत एपीयू का संस्थापक सदस्य है। तीसरा स्टेटमेंट में हमारे से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में इसकी 21 सदस्य देश अर्थव्यवस्था है, जिसमें भारत एक संस्थापक जो सदस्य है उसमें शामिल हुआ है। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से क्या होगी, करेक्ट होंगी। तो 39 का आंसर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, चौथा या डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दे रखा है कथन 1, कथन 2, कथन 3। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के सभी स्कूलों में शुगर बोर्ड की सिफारिश की है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा, ये पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बता रहा था बात, यहाँ पे टाइप 2 की जो मधुमेह है उसकी उल्लिखित वृद्धि देखी गई थी। इस वजह से यहाँ पर उजागर करते हुए यहाँ पर राज्य के सभी बोर्डों में शुगर बोर्ड के यहाँ पर जो स्कूल बोर्ड लागू करने का अगर यहाँ पर किया गया था, तो पहली बात करेक्ट होगी। दूसरा, शुगर बोर्ड बच्चों को चम्मच के बराबर मात्रा में चीनी को उच्च सेवन के बारे में शिक्षित करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ पर करेक्ट है ना, कितनी चीनी को यहाँ पर खाना है, कितनी चीनी को यहाँ पर प्रदर्शित करना है, वो सब डेटा को यहाँ पर आपको शिक्षित करेगा। तीसरी बात, अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय बच्चों में चीनी का सेवन अनुशंसित सीमा से अधिक है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगा, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। राइट, तो तीनों बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 कथन जो सही है, और कथन 1 की सही व्याख्या कर रहे हैं सब, है ना। तो आंसर ए या फर्स्ट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रेविटीज रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी ग्रेल मिशन के बारे में लिखित विचार करना है। इसे चंद्रमा की आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ESA द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 41 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि जो ग्रेल मिशन है इसने चंद्रमा की आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन करने और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तन को मापकर उसकी जो अब तक की उच्चतम रेजोल्यूशन है वाली जो गुरुत्वीय मानचित्र है उसको तैयार करने के लिए भाटा और बहाव जो होता है, एब और फ्लो, उसके नामक द्वितीय अंतरिक्ष यानों के यहाँ पर उपयोग किया है। तो पहला यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखो ESA बोल रहा है, ठीक है, ESA नहीं होगा, यहाँ पे होगा नासा होगा हमारा। ठीक है, दूसरा, इनमें पाया गया कि चंद्रमा के निकटवर्ती भाग दूरवर्ती भाग की अपेक्षा अधिक उष्ण है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इससे पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पहले की अपेक्षा अधिक छिद्रयुक्त और पतली है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों बातें हमारी लास्ट की करेक्ट हैं, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 या सी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा 41 का। ठीक है, 42 देखते हैं। देखो 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हमारा ये स्टेटमेंट ये केवल 3 ये, आपको मैं बता रहा हूँ, बोलते चल रहा हूँ कि 3 लिखा है तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 या सी, ये बताता चल रहा हूँ, है ना, कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। ठीक है, 42 देखते हैं। 42 क्वेश्चन यहाँ से, मैडेन जूलियन ऑसिलेशन MJO के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। यह पवन बादलों और दबाव के असंतुलन की एक क्षणिक पूर्व की ओर बढ़ने वाली प्रणाली है जो भूमध्य रेखा के चारों ओर यहाँ पर यात्रा करती है। ठीक है, 42 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों विशेषकर 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच मौसम को प्रभावित करता है, लेकिन इसे भारत में प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, यह भारत इससे प्रभावित नहीं होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विशेषकर 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच यहाँ पर, जिसे भारत भी शामिल है और मौसम को प्रभावित यहाँ पर करेगा। तो सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सेकंड गलत है, पहला सही है। तीसरा, ये कम संवहन और शुष्क परिस्थितियों वाले सक्रिय चरण को लेकर अधिक संवहन और वर्षा वाले जो दावित चरण होते हैं उसके रूप में चक्रण करता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि जो हमारे MJO है, MJO मतलब जो हमारा मैडेन जूलियन ऑसिलेशन है, ये अलग अलग चरण होते हैं। ये सक्रिय चरण जो संवहन को बढ़ाता है और वर्षा में वृद्धि करता है, तथा दबा हुआ चरण जो होता है जो संवहन को कम करता है और शुष्क स्थिति उत्पन्न करता है। इसको अपोजिट बात बता रहा है। ठीक है, तो लिख के आपको याद रखना है पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 42 का सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट आज पे करेक्ट होगा। तो
ए यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, केवल एक बात यहाँ से हमारी सही है, ठीक है, ए या 1 पहले नंबर की। आगे देखते हैं 43 है बेस एडिटिंग और जीन एडिटिंग के बीच अंतर को बताना है आपको, कौन सा यहाँ पर है। बेस एडिटिंग तकनीकी Cas9 को आधार संशोधित एंजाइम के साथ यहाँ पर संशोधित कर विशिष्ट डीएनए के धारों को सटीक रूप से परिवर्तन करता है, जिसको अनुवांशिक रूप से सुधार होता है, अनुवांशिक जो रोग है उसमें सुधार होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसको जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, CRISPR-Cas9 के विपरीत बेस एडिटिंग दोनों डीएनए के जो स्ट्रेट काटेड के बिना हमारे जो डीएनए को एक दूसरे से सीधे परिवर्तित करने की अनुमति देता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि जो CRISPR-Cas9 है ये विपरीत उसके जो डीएनए में डबल स्ट्रैंड जो ब्रेक बनाता है उसमें बेस एडिटिंग दोनों डीएनए स्ट्रैंड को काटे के बिना एक यहाँ पर डीएनए बेस को दूसरे से सीधे सटीक रूप में परिवर्तित करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है, तो सही पूछा है तो हो जाएगा सी या 3, है ना। तीसरा नंबर हमारे 2 स्टेटमेंट है, एक और 2, तो ये हमारे यहाँ से करेक्ट है, या सी बोल सकते हो उसको, सी और 3 मैं इसी वजह से दोनों बता सकता हूँ कि डाउट आपको ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, रिसाव हुए तेल को हटाने के उपायों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। बायोरेमेडिएशन और डिस्पर्जिज एजेंट दोनों ही तेल और जैविक निम्नीकरण को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, लेकिन बाद वाले जो समुद्री जीव है उसके लिए यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, विषाक्तता को खतरा हो सकता है, ठीक है। पहला क्या होगा, 44 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पर है ये सही है, क्योंकि जो हमारे डिस्पर्जिज जो हमारे एजेंट होते हैं ये जो सल्फेट्स आधारित यहाँ पर जो रसायन होते हैं जो तीव्र जैव निम्नीकरण के कम तेल को जो छोटी छोटी बूंदे उसमें तोड़ने में विषाक्त, ये प्रभावी तरीके से यहाँ पर इनकी विषाक्तता को समुद्री तेल में नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ये पहला सही हो गया, पहला सही हो गया। दूसरा, स्कीमर्स और सार्बेंट्स यांत्रिक उपकरण होते हैं जो तेल के सूक्ष्म बूंदों को फैलाकर प्राकृतिक सार्बेंट्स में तेजी लाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि प्राकृतिक सार्बेंट्स खरपतवार, ज्वालामुखी या राख, है ना, ये हमारे इनको बोलते हैं प्राकृतिक सार्बेंट्स। ये कृत्रिम क्या होते हैं, कृत्रिम में मतलब पॉलिएस्टर से बने प्लास्टिक के टुकड़े, है ना, यहाँ से ये सेकंड हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, इनमें तेजी लाते हैं तो गलत होगा। ये स्टेटमेंट हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला वाला। 44 का एक या ए स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही है। 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में भिक्षावृत्ति पर एक समान केंद्रीय कानून का अभाव है तथा बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 भिक्षा मांगने को अपराध घोषित करने वाला मुख्य कानून रूप है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, 45 का पहला स्टेटमेंट हमारे से इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कानून का अभाव जो भारत में भीख मांगने को लेकर एक केंद्रीय समान कानून नहीं है, और बॉम्बे हमारा जो प्रिवेंशन है उसके हिसाब से, और बैंकिंग एक्ट जो है 1959, ठीक है, 1959 का उसका एक जो प्रमुख कानून है भीख मांगने का अपराध यहाँ पर मानता है और भिखारियों को यहाँ पर व्यापक रूप से परिभाषित करता है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, स्माइल योजना में 2 उपयोजनाएं शामिल हैं, अर्थात भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास और ट्रांसजेंडर में व्यक्तियों का सशक्तिकरण। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है 45 की, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा इसका 45 का सी स्टेटमेंट या तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा या सी दोनों करेक्ट है। आगे देखते हैं 46, संथाल जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे गोंड और भील भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, ठीक है। 46 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसको जाएगा, ये करेक्ट है, एकदम सही बात बोला, डेटा एकदम जो बता रहा है सही, क्योंकि भारत के सबसे बड़े स्वदेशी समुदायों में से एक है जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, उड़ीसा में असम रूप से यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, रहती है। दूसरा, वे संथाली बोलते हैं जो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की एक मुंडा भाषा है जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा पर आविष्कृत या ओलचिकी लिपि में लिखा गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, 1855 में संताल हुल जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मर्म यहाँ पर किया था और मरंग बुर्ज क्षेत्र में यहाँ पर शुरू किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों बात जो हमारी बोला संथाल जाति के बारे में, जनजाति के बारे में एकदम करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 80। तीनों बातें सही हैं, तो तीनों बातें कहाँ पर आ रही हैं, उपयुक्त सभी इसमें आ रही हैं, कहाँ पे आ रही हैं, चौथे वाले में, चौथा या डी नंबर हमारी बातें सही आ रही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निपा वायरस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक जीनोटिक वायरस है जो जानवरों के मनुष्यों तथा मनुष्य में सभी में फैल सकता है। बोला कि जो जानवरों से मनुष्यों तथा मनुष्यों से सभी में फैल सकता है, ठीक है। तो पहला ये यहाँ से 47 है, ये 80 इसका करेक्ट हो जाएगा।
फ्रूट बैट इस वायरस को प्राकृतिक वाहक और इससे मूत्र, लार और यहाँ पर जो प्रसव उसके दौरान यहाँ पर माध्यमिक संचारित कर सकते हैं। सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको प्राथमिकता वाली जो बीमारी है वो घोषित करने यहाँ पर किया है और वर्तमान में इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई टीका भी नहीं है। ठीक है, जो हमारा NIV मतलब निपा जो वायरस है ये एन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कारण बनता है, जिसके कारण बुखार, सिरदर्द, मानसिक भ्रम, कोमा में जाना है ना, संभावित मृत्यु के कारण यहाँ पर बन सकता है। इसकी मृत्यु दर लगभग 40% से 75% अभी देखी गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से क्या होगा, तीनों बातें 47 की करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3, तो सभी यहाँ से करेक्ट हैं, सही है। ठीक है, डी या फोर्थ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित पर विचार करना है। इसे वुड एल्कोहल या वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है जिसकी हल्की मीठी तीखी गंध होती है। ठीक है, ये द्रव मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैला, विशेष रूप से यदि निगल लिया जाए तो, है ना। तो किसकी बात कर रहा है, राइट, ये बात कर रहा है मेथनॉल की। ठीक है, डी या फोर्थ हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथनॉल जिसे मिथाइल एल्कोहल, वुड एल्कोहल या वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे सरल अल्कोहल अणु है जिसका रासायनिक सूत्र हमारा होता है CH3OH, ये ठीक है, याद रखना है। यह पेंट, वार्निश और प्लास्टिक में विलायक के रूप में यहाँ पर काम करता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और विभिन्न सुगंधित हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में यहाँ पर प्रमुख कच्चा माल होता है, उसमें शामिल होता है। ठीक है, मेथनॉल एक हमारा एंटीफ्रीज एजेंट तथा ईंधन में योजक के रूप में भी काम करता है, जो मोटर वाहन और विमानन की जैसी हमारा जो ईंधन है उसमें भी जल को हटाने के लिए सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा मेथनॉल 4 या डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये नदी कर्नाटक के भीमगढ़ वन्य अभयारण्य से निकलती है और महाराष्ट्र के गोवा से होकर अरब सागर में मिलती है। ठीक है, पहला क्या होगा, यहाँ सब स्टेटमेंट की बात करें, कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट मतलब जो होगा सही बातें बता रहा है उसकी। ये जुआरी नदी से कंबर जुआ नहर में माध्यम से जोड़ी जाती है। इसे चुराओ द्वीप पर दूध सागर जलप्रपात सलीम अली पक्षी वाण के यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सलीम अली पक्षी वाण को लेकर आपको समझ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है। अगर सलीम अली पक्षी वाण को पता है कहाँ पर है तो कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये 3 आपको जैसे स्टेटमेंट इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आपके एक ही स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि अगर एक ही स्टेटमेंट अच्छे से पता हो तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सबसे ईजी क्वेश्चन होता है समझने के लिए। ठीक है, अगर पढ़ा है तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा महादेई नदी, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट भीमगढ़ वन्य अभयारण्य उसके कर्नाटक में तथा ये गोवा का 78% जल ग्रहण क्षेत्र में आता है। ठीक है, सहायक नदियों में हमारी कलसा और बंडूरी, मापसा, रगड़ा और नानुज, ठीक है, ये सब यहाँ के इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। ये जुआरी नदी से कंबर जुआ नहर के माध्यम से जुड़ी हुई है। ये दूध सागर जलप्रपात जो है उसके चुराव द्वीप पर स्थित सलीम अली पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है आपको। ए या 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 50। इसरो के स्पेडेक्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका उद्देश्य उच्च पृथ्वी कक्षा में छोटे उपग्रह के बीच स्वायत्त डॉकिंग जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास और प्रदर्शन करना। ठीक है, 50 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका जो रहेगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि ये स्पेडेक्स शैक्षणिक संस्थान और स्टार्टअप्स के प्रयोग के लिए PSLV के चौथे चरण POEM4 का भी यहाँ पर उपयोग करेगा। ठीक है, और ये माइक्रोग्रेविटी स्थिति को पता लगाने और उसको लाभ प्राप्त करने स्पेडेक्स का प्राथमिक लक्ष्य होगा कि पृथ्वी की निम्न कक्षा में से 2 छोटे जो हमारे उपग्रह हैं उसके बीच स्वायत्त के मिलन और डॉकिंग जो तकनीक है उसको विकसित करना और उनका प्रदर्शन करना। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, डॉकिंग तंत्र उभयलिंगी है और परिधि डॉकिंग प्रणाली का उपयोग करता है। सेकंड बात हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात, मिशन की अवधि 2 वर्ष तक निर्धारित की गई है। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसको अवधि जो है 2 साल तक यहाँ पर बताई गई है। राइट, जो हमारा PSLV का चौथा चरण था तो आपको याद रखना है कि जो हमारा जो बोल देगा कि हमारा जो तीसरा चरण है या फिर कुछ और बोल देगा कि यहाँ पर जो उपयोग है इसका ये स्टार्टअप्स को लेकर जो संस्थान है उसको करेगा, ऐसे करके स्टेटमेंट आपको गलत बता सकता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, पहला गलत है, तो 2 बातें हमारी करेक्ट हैं, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 51 है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड कीमत के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो उसका प्रतिफल घट जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर जो रहेगा ये करेक्ट है। जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो उसकी यील्ड गिरती है, जब यील्ड बढ़ती है तो कीमत गिरेगी, तो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा, जब ब्याज दर बढ़ती है
तब कूपन दर बॉन्ड वाले अधिक यहाँ पर आकर्षक हो जाते हैं। सेकंड गलत है, क्योंकि जब बाजार ब्याज दरें यील्ड बढ़ती है तो हमारे कम कूपन दर वाले जो मौजूदा बॉन्ड है वो कम आकर्षक हो जाते हैं, जिससे क्या उनकी कीमतें गिरती है ताकि प्रतिस्पर्धी यील्ड मिल सके उनको। ठीक, गलत हो जाएगा। तीसरा, मुद्रास्फीति के कारण बॉन्ड प्राप्ति में गिरावट आती है। तीसरा भी गलत है, क्योंकि मुद्रास्फीति निश्चित बॉन्ड भुगतान की क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है, जिससे क्या बॉन्ड की जो यील्ड है वो बढ़ जाती है और मौजूदा बॉन्ड यहाँ पर कीमत गिर जाती है। ठीक, भी हमारा गलत हो गया। आंसर क्या सही पूछा है तो केवल 1 करेक्ट है, मतलब एक स्टेटमेंट सही है, तुम्हारा 1 या 1 यहाँ से 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले सतत जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल जो हमारे बायोफ्यूल्स हैं अलायंस, उसकी स्थापना की गई है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि अभी जो ग्लोबल हमारा बायोफ्यूल्स है ये अलायंस को लेकर यहाँ पर भारत में जो नई दिल्ली है उसमें यहाँ पर G20 के जो 2023 का शिखर सम्मेलन था उसमें यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। इसका उद्देश्य था कि जो हमारे वैश्विक स्तर पर सतत जैव ईंधन है, ठीक है, इनको अपनाने और विकसित करने में यहाँ पर जो प्रोत्साहन प्रदान करना, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, वैश्विक बैंकिंग विनिमय को कड़ा करने के लिए बेसल 3 जो हमारे बैंकिंग मानदंड है वो अपनाया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड में बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बेसल 3 बैंकिंग मानदंड है ये एक वैश्विक नियामक ढांचा है जिसे वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया था, और इसे 2010 में सियोल शिखर सम्मेलन G20 के नेताओं द्वारा इसे समर्थन दिया गया था। आपसे बोल देगा कि G20 के 2023 में होता उसमें यहाँ पर समर्थन इसको मिला था, तो क्या गलत हो जाएगा। कब मिला था ये G20 में? G20 की जो हमारे नेता थे सम्मेलन में 2010 के सियोल शिखर सम्मेलन में, उसमें यहाँ पर ये बात कही गई थी। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता। ठीक है, ये क्या होगा, तो G20 के बारे में बता कौन सी सम्मेलन शुरू की, तो हमारा तीसरी बात भी हमारे यहाँ से क्या है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इसकी कार्य ढांचे के तहत यहाँ पर इसे अपनाया गया था। ठीक है, हालांकि G20 ने यहाँ पर जलवायु जो कार्रवाई समर्थन था उसके लिए को वैश्विक जलवायु जो नीति थी उसको प्रभावित किया, लेकिन वह निकाय नहीं है जिसमें यहाँ पर पेरिस समझौते को यहाँ पर लॉन्च किया गया था और ये औपचारिक रूप से अपनाया गया था। किसमें ये, तो हमारा तीसरा से गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 करेक्ट है, जो हमारा G20 शिखर सम्मेलन में यहाँ पर शुरू किया गया था। क्या क्या शुरू किया गया था, एक तो सतत जैव ईंधन को बढ़ावा देना, और दूसरा बैंकिंग जो हमारी वैश्विक बैंकिंग जो विनिमय है इसको कड़ा करने के लिए यहाँ पर बैंकिंग 3 मानदंड। ठीक है, तो दोनों बातें आप याद रखना है, और दोनों G20 के जो अलग अलग समिट है उसमें किया गया, 2023 में किया गया था और ये किया गया था 2015 में। ठीक है, सॉरी 2015 में, ये 23 में किया गया था और ये किया गया था आपका, ये आपका था 2010 में। ठीक है, 2010 में। देखते हैं आगे और, तो आंसर हमारा 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है, तो एक या ए यहाँ से हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 53 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, कोयले को कार्बन सामग्री के आधार पर एंथ्रेसाइट, उच्चतम बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में वर्गीकृत यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से हमारी सही है, क्योंकि जो हमारा कार्बन सामग्री के आधार पर कोयला वर्गीकरण में एंथ्रेसाइट जो हमारा होता है 80 से यहाँ पर 90 या 95% आप बोल सकते हो, ये आप पर देखा जाएगा। ठीक है, कार्बन का उच्चतम गुणवत्ता यहाँ पर एंथ्रेसाइट में पाई जाती है। आपसे पूछेगा कि जो हमारा सबसे अच्छा हमारा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जो मात्रा होती है 80 से 95% के बीच यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जो अगला है बिटुमिनस, बिटुमिनस में कितना है, बिटुमिनस में आपका होगा करीब 60 से 80% होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो हमारा लिग्नाइट है, लिग्नाइट में 40 से 55% होता है। ठीक है, और हाँ, तो यहाँ पर इसमें वर्गीकृत करता है। तो ठीक है, तो आपको तीनों बातें और बातें आपको याद रखनी है। वित्त वर्ष 2024 तक 25 तक भारत कोयला भंडार और खपत के मामले में विश्व में शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि 2025 तक भारत अपने पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और वैश्विक स्तर पर ये कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, चीन के बाद। चीन पहले पे और भारत यहाँ पर दूसरे पे आएगा। ठीक है, भारत के कुल ऊर्जा मिश्रण कोयले में योगदान लगभग कितना 55% है। ठीक है, 55%, और इसका विद्युत उत्पादन में लगभग 70% का हिस्सा योगदान देता है। तो सेकंड बात भी हमारी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ये भी डेटा हमारा डेटा दे रहा है एकदम करेक्ट है। तीसरा, कोयला मंत्रालय की शक्ति नीति के प्राथमिक उद्देश्य भारत में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आयात को यहाँ पर बढ़ावा देना है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरी बात हमारे यहाँ से गलत हो, क्योंकि कोयला मंत्रालय द्वारा शक्ति जो हमारा मिशन था भारत में कोयला के दोहन और आवंटन के लिए पारदर्शी योजना, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नीति का उद्देश्य जो हमारा था प्रतिस्पर्धी और लिंकेज युक्तिकरण है, उसके माध्यम से ताप विद्युत संयंत्र को घरेलू कोयले को लेकर यहाँ पर पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करना। ठीक है, और इसका उद्देश्य कोयले की आयात पर निर्भरता को कम करना। ठीक है,
जो हमारा आयात होगा उसकी निर्भरता को कम करना, यहाँ पर बोला निर्भरता को बढ़ावा देना, तो गलत हो जाएगा है ना। और घरेलू कोयला उपयोग को लेकर सुरक्षा का समर्थन करना, ये हमारा इसका टारगेट था। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा करेक्ट है, तो आंसर 1 और 2 मतलब तीसरा या सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें फायर एंड फॉरगेट क्षमता है, जिसे प्रक्षेपित करने के बाद किसी अतिरिक्त इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात जो हमारे 54 है इसका यहाँ से जो स्टेटमेंट पहला वाला ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें फायर एंड फॉरगेट क्षमता लॉन्च होने के बाद किसी इनपुट में आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, ये सबसोनिक मिसाइल की तुलना में 3 गुना तेज है, इसकी रेंज 2.5 गुना अधिक है तथा इसकी सीकर रेंज भी यहाँ पर अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी सटीकता अधिक मानी जाती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, दो एकदम सही बात बोला है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके बारे में पूछे इनमें से कौन सा सही नहीं है, दोनों बातें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही कौन सा नहीं है। तो अगर सही होता तो हमारा आंसर सी होता, अगर यहाँ बोला कौन सा सही नहीं मतलब दोनों सही है तो आंसर हमारा डी, ये चौथा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 देखते हैं, 55 यहाँ से पश्चिम एशिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिम एशिया की सीमा भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा, ये पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बोला है इसके जो बॉर्डर्स बोलने लगे हुए यहाँ पर एकदम सही है। दूसरा, इस क्षेत्र में अरब प्रायद्वीप, उपजाऊ और अर्धचंद्र, कॉकेसस और अनातोलिया जैसे प्रमुख उपक्षेत्र यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे 18 देश जो में वो शामिल होंगे, जिसमें हमारा अरब के प्रायद्वीप जैसे सऊदी अरब, यूएई है ना, उपजाऊ हमारे अर्धचंद्र में जैसे कि हमारे इराक हो गया, सीरिया हो गया। ठीक है, और कॉकेसस में जैसे कि हमारा आर्मेनिया, अजरबैजान, और जो अनातोलिया है उसमें जैसे तुर्की के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर इसमें शामिल है। तो हमारा सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अरब और अफ्रीका के बीच बाल एल मंदेब जुल्टमुरमत लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट बनाने से ये गलत है। ठीक है, पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा गलत होगा, क्योंकि जो हमारा अरबिया या उत्तर पूर्व अफ्रीका है उसमें उसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में उसके बीच जो हमारा बाल एल मंदेब जो जलटमुरमत है, ये लाल सागर उत्तर पश्चिम की खाड़ी को यहाँ से हिंद महासागर की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, भूमध्य सागर से बोला जोड़ता है तो गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 1, 2 करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अदन की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा, अल जो हमारा बाब अल मंदेब जो जलटमुरमत है ये। ठीक है, लाल सागर से। आंसर क्या होगा, 1, 2 करेक्ट है, तो सही पूछा है 1 और 2, ए या 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 56 नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो वर्ष या प्रतिवर्ष जीवित भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा, 56 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट हमारा है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। ठीक है, ये 1961 में स्थापित और वर्ष 1965 में यहाँ पर पहली बार प्रदान किया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी यहाँ पर असाधारण साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये पुरस्कार जो हमारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पहले तो बात याद रखना है, ये पुरस्कार अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य और उत्कृष्ट योगदान के लिए देते हैं। विशेष रूप से भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला यहाँ पर मरणोपरांत नहीं देते हैं इसको। ठीक है, जो यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर जो अभी जीवित होते हैं उनको देते हैं और मरणोपरांत से नहीं दिया जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों बातें हमारी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 56 का, सही पूछा है तो 3 या सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट नदी जोड़ो परियोजना और राज्य कौन कौन से ऐसे मैच कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर बोला है, पहला तो है केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना ये हमारी हो जाएगी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यहाँ पर शामिल है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि पार्वती जो हमारी काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में शामिल है, ना कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बोल रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा, क्योंकि ताप्ती बेसिन जो हमारा मेगा रिचार्ज परियोजना है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शामिल है। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, पहला और तीसरा। तो
बोला कितने युग्म सही है, एक युग्म हमारा ये हो गया पहला वाला और एक युग्म ये, तो 2 युग्म हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर बी या 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, तो क्या होगा 58 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से रहेगा ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारा श्रम मानधन योगी मानधन योजना है ये रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, किसके तहत, ये हमारा जो रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, ना कि हमारे ये सामाजिक और न्याय अधिकार का मंत्रालय, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इस योजना के तहत संगठित एवं असंगठित दोनों तरह के श्रमिक यहाँ पर पात्र होते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारी गलत, क्योंकि यहाँ पर इस योजना में सिर्फ असंगठित, ठीक है, श्रमिकों और संगठित लोगों के लिए नहीं होगा, यहाँ पर ये बनाई गई थी, यहाँ पर सिर्फ असंगठित लोगों के लिए और संगठित लोगों के लिए नहीं है। राइट, तो हमारा ये सेकंड भी गलत हो जाएगा। तीसरा, इस योजना में 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा ऐसे भी गलत है, क्योंकि पात्र जो हमारा होगा इसमें जो प्रतिभागियों के पास मोबाइल फ़ोन, बचत खाता, ठीक है, आधार नंबर होना चाहिए और उनके 18 से 40 वर्ष के बीच यहाँ पर होनी चाहिए, ना कि 45 से 60, तो भी गलत हो जाएगी। तीनों बातें गलत है, पूछे सही कौन सा है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। चौथा या डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जेट स्ट्रीम से समान समताप मंडल में आर्द्रता आने से क्यूमुलो निम्बस बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो करेगा ये गलत है, क्योंकि जेट स्ट्रीम क्षैतिज दिशा में बहने वाली एक उच्च ऊंचाई के पवन है जो मुख्य रूप से क्षोभमंडल के ऊपरी परत के यहाँ पर स्थित होती है। ये समानता पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 20,000 से 50,000 फीट यहाँ पर होगी। कई बार क्या है, कई बार यहाँ पर जेट स्ट्रीम समताप मंडल में आर्द्रता आने पर हमारा जो नोक्टिलुसेंट बादल हैं उसका निर्माण यहाँ पर करती हैं, ना कि यहाँ पर निकोम्बिलिस बादल का, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इनका मानसूनी पवनों के आगमन से निवर्तन में प्रमुख योगदान होता है। सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि मानसूनी पवनों के आगमन के पास साथ साथ यहाँ पर ये निवर्तन के कारण यहाँ पर प्रमुख योगदान देती है। तीसरा, इससे वैकल्पिक चक्रवाती और प्रति चक्रवाती स्थिति में तीव्रता आती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें वैकल्पिक चक्रवाती और प्रति चक्रवाती में यहाँ पर तीव्रता आएगी, तेजी आता है, ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 और 3 हमारा स्टेटमेंट यहाँ से सही है और पहला यहाँ से गलत होगा। तो कितने सही है, 2 बातें हमारी सही है, 2 और बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर देखते हैं। ई पासपोर्ट के बारे में आपको विचार करना है। ई पासपोर्ट जारी करने का लक्ष्य वर्ष 2026 तक पारंपरिक पासपोर्ट को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पारंपरिक पासपोर्ट है ये मान रहेंगे, लेकिन ई पासपोर्ट परिवर्तन को लेकर यहाँ पर वैकल्पिक चरणबद्ध यहाँ पर दिखाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जो सेवा कार्यक्रम है उसके तहत यहाँ पर कई शहरों में यहाँ पर शुरू किया है। राइट, इस पहल का उद्देश्य होगा कि यात्रा दस्तावेज को अधिक आधुनिक सुरक्षित बनाया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जारी किया जाएगा और यहाँ पर इसको पूरी तरह से प्रस्तापित करेगा, नहीं, वो भी वहाँ पर मतलब जो रहेंगे माने रहेंगे। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरी बात, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है, जिसमें पासपोर्ट धारक व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर बायोमेट्रिक जानकारी स्टोर रहती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर इसमें पब्लिक जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसके प्रौद्योगिकी का उपयोग डेटा सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर जल्दसाजी को रोकने के लिए यहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, एक गलत है और दूसरा तीसरा यहाँ से सही है। ठीक है, तो आंसर पूछा क्या है, देखते हैं इसको। पहला गलत था और दूसरा तीसरा सही, दूसरा तीसरा मतलब 2 स्टेटमेंट या बी नंबर यहाँ से हमारी बात करेक्ट हो जाएगी, सही पूछा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 61, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। PLFS का क्रियान्वयन श्रम ब्यूरो द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो पहली बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी। पहली बात गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर PLFS जो है वर्ष 2017 में इसको शुरू किया गया था। इसका क्रियान्वयन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, जो कार्यक्रम मंत्रालय होता है उसके द्वारा यहाँ पर ये किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी मंत्रालय जो हमारा कार्यालय है NSO उसके द्वारा यहाँ पर जारी की जाएगी, तो यहाँ पर ये श्रम ब्यूरो के द्वारा नहीं। श्रम बल भागीदारी LFPR का आशय कुल जनसंख्या स्थिति में जो नियोजित व्यक्ति है उससे प्रतिशत से है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि श्रम बल भागीदारी दर जो कुल जनसंख्या में कार्यरत या सक्रिय रूप से कार्य की तलाश में करने वाले जो कार्य हैं उसके लिए उपलब्ध यहाँ पर उन व्यक्तियों का प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर
कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत से है, यहाँ पर इससे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो सक्रिय रूप से कार्य की तलाश करने वाले जो लोग हैं उनकी यहाँ पर प्रतिशत को निकाला जाएगा, न कि सभी को, तो ये गलत हो जाएगा। PLFS के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए यहाँ पर समान स्थिति के आधार पर वार्षिक आधार पर रोजगार को बेरोजगारी को आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि जो हमारा PLFS है इसके जो हमारे कवरेज है इसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान स्थिति में आधार पर वार्षिक आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े उपलब्ध कराए। आपसे बोलेगा कि जो सिर्फ शहरी है उसके लिए यहाँ पर बिल देगा, सिर्फ ग्रामीण जो हमारे लोग हैं उनके लिए यहाँ पर डेटा उपलब्ध कराएगा, तो क्या गलत हो जाएगा, दोनों के लिए कराएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा तीसरा सही है और पहला दूसरा आंसर आपका गलत है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा इनमें से कितने सही हैं, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा, तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, ए नंबर या फर्स्ट नंबर, ये और तीसरा स्टेटमेंट है और ये कथन है। ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है क्या पूछ रहा है। ऊपर करने के बाद बहुत लोग सीधे जाके यही देखने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है ना, सीधे से जाके पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपको माइंड से करना है क्या बोलता है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित तत्वों में से किस क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स का अनुप्रयोग शामिल है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो क्वांटम जो हमारे डॉट्स के अनुप्रयोग है, एक तो यहाँ से पहले जो स्टेटमेंट बोल रहा है, प्रकाश उत्सर्जक जो हमारा डायोड है, LED जिसको बोलते हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से कर जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात जो बोल रहा है ये सही है। दूसरा, चिकित्सा निदान, ठीक है, चिकित्सा निदान को लेकर यहाँ देखो क्वांटम डॉट्स के उपयोग में LED चिकित्सा निदान, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर निर्माण शामिल है, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान के यहाँ पर पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। सोलर पैनल भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो सोलर पैनल है भी सही होगा और सेमीकंडक्टर है ये भी आपका यहाँ से स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो चारों बातें हमारी क्या यहाँ से इसकी करेक्ट है कि हमारा जो किस क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स का उपयोग शामिल है, तो चारों क्षेत्रों में, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 4। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 नहीं दिया। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट दिया है, तो आपको याद रखना 1, 2 और 3 और 4 चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट है। अभी तक सेमीकंडक्टर तो नहीं था, लेकिन सेमीकंडक्टर का भी क्या है, जो 2023 का नोबेल पुरस्कार था उसमें इसको लेकर दिया गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये भी उपयोग में लाया जाने लगा है। ठीक है, और सोलर पैनल भी यहाँ पर होगा और चिकित्सा निदान के लिए भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए यहाँ पर शामिल किया गया अभी, तो याद रखना है। आंसर हमारा 1, 2, 3, 4 होगा, यहाँ से कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई याद रखना है सही कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 63, क्षय रोग TB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये एक वायरल संक्रमण है जो मनुष्य मुख्य रूप से फेफड़ों में प्रभावित होने वाले जो प्रदूषित जल के माध्यम से संक्रमित होता है। ठीक है, 63 का पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर हवा के माध्यम से फैलता है, ना कि यहाँ पर प्रदूषित जल के माध्यम से, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जीवाणु जनित संक्रमण नहीं है, ये एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण यहाँ पर होता है। ठीक है, ये व्यक्ति को खांसने, छींकने, थूकने, हवा के माध्यम से यहाँ पर फैलता है, ना कि दूषित जल से, मैंने बताया आपको, तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, TB से बचाव है जो शिशुओं और बेसिल जो कलमेट है ग्लूरिन, इसको टीका लगाया जाए। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, प्रतिरक्षा दमन उपचार कारण ह्यूमन जो हमारी इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है HIV, उसके रोगियों में TB विकसित करने का जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा गलत है क्योंकि जोखिम बढ़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है इससे संक्रमित रोगियों में TB विकसित होने का जोखिम और अधिक हो जाता है, कम नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा पहला आपका यहाँ से गलत था, तीसरा यहाँ से गलत है, दूसरा यहाँ से सिर्फ सही है। तो पूछा सही कितने हैं, तो कौन सा सही है, तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, वो भी A नंबर स्टेटमेंट या 1 नंबर स्टेटमेंट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन के संबंध निम्नलिखित पर विचार करना है। ये जापान एरोस्पेस और एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा द्वारा पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा पर संयुक्त मिशन है इसका। ठीक है, 64 का क्या होगा, 64 का पहला स्टेटमेंट में आज हमारा करेक्ट हो जाएगा, बात एकदम सही बोला है। दूसरा, इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र का अन्वेषण करना ताकि चंद्रमा में जल सहित यहाँ पर स्थित पदार्थ यहाँ पर अध्ययन किया जा सके। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें हमारी ध्रुवी चंद्र जो अन्वेषण है मिशन उसके बारे में एकदम करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, तो मतलब C या तीसरा यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा। 65 नंबर देखते हैं। 65 है, भारत में जूट के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। गोल्डन फाइबर के नाम से परिचित जूट खेती और उपयोग की दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल यहाँ पर है, कैश क्रॉप्स के नाम पे इसको जानते हैं। ठीक है, 65 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसको रहेगा, ये गलत है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जूट गोल्डन फाइबर खेती का उपयोग संदर्भ में कपास के बाद भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है, पहली नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत विश्व स्तर पर जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, बिहार प्रमुख उत्पादक राज्य है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कच्चा जूट खरीदता है, जिसकी कोई मात्रा सीमा नहीं होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा मंत्रालय, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कपड़ा मंत्रालय के तहत एक मूल्य समर्थन एजेंसी है, जो बिना किसी मात्रा सीमा के किसानों को एमएसपी जो कच्चा जूट यहाँ पर खरीदती है। ठीक है, देखो हमारा जो कपड़ा मंत्रालय है ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, तो अप्रैल से ये न्यूज़ में है, तो याद रखना कि क्वेश्चन शायद नेक्स्ट ईयर जो हमारा आएगा 2026 में यूपीएससी का, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखो जितना भी मैं करा रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, एक अपना कॉपी पूरी बना लेना है। ठीक है, कॉपी या फिर A4 साइज का पेपर लेना है पूरा, और जो मैं मई मंथ का जैसे पार्ट 1 कराया, मई मंथ का पार्ट 2 करा, तो ये क्वेश्चन आपको लिखने, लिख के आपके यहाँ से प्रैक्टिस पूरा करते रहना जो मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे PDF में चलो दे दूँगा, PDF से कुछ नहीं होना, क्योंकि जब तक अपने आप नोट्स नहीं बनाओगे, क्वेश्चन नहीं लिखोगे, तो आपको PDF से कोई मतलब नहीं है करने का। तो क्या है, अपना A4 पेपर लो और इस सब क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो, और देखो क्या मैं इसकी चीज़ें पे डिस्कशन कर रहा हूँ, कहाँ पे गलत हो रहे हैं, जहाँ गलत हो रहा है वहीं पर आप गलत लिखो, जहाँ सही हो रहा है वहाँ पर सही लिखो। ऐसा करके करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जो नेक्स्ट एग्जाम दोगे 26 वाला आपको। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे 65 का, चलो 65 देखते हैं, है ना, 64 हो गया था। 65 है भारत में जूट के संबंध में। अच्छा, ये तो करा दिया है 65 बोले, तो आंसर इसका क्या था? आंसर इसका था तीसरा यहाँ से करेक्ट था, दूसरा सही था, पहला यहाँ से गलत था ना, क्योंकि एक नकदी कराप नहीं था, ये सही था और ये सही था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 65 का? बताया था मैंने 2, 3 या बी। ठीक है, सही था, ये भी सही था। हाँ ठीक है, इसका आंसर होगा 2, 3 या बी। राइट, आगे देखते हैं। जो मैं बता रहा हूँ बात आपको याद रखनी, क्या क्या इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अन्नम राइट टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। करेक्ट है, क्योंकि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हमारा, इसको 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। तो 2 बातें आपको नोट कर लेनी है इसके बारे में, यहीं पर इसे जैसे आप लिखोगे क्वेश्चन, और ये सब बातें दोनों एक्स्ट्रा जो रहेंगी यहाँ पे नोट कर जाओगे आप। ठीक है, ATR करियन 16 ग्रॉस हिल्स और मंजोपट्टी क्षेत्रों में यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, यहाँ कदार और मधुवार सहित कई स्थानीय समुदाय निवास करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कई विदेशी जो हमारे समुदाय हैं, आदिवासी है, कदार, मधुवर, मलासर, ठीक है, और यहाँ पर पुलायार, ये सब यहाँ पे निवास करते हैं। ये पूर्व में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और दक्षिण में यहाँ पर जो चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य है और इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। ये पी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर सकते हो, विश्व धरोहर स्थल में वे स्थान जहाँ ये यूनेस्को द्वारा उन्हें उत्कृष्ट सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक मिश्रित महत्व के लिए यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई थी, जो 1972 के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में तहत शामिल किया गया इनको। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 66 का आंसर हो जाएगा डी। सभी बातें यहाँ से हमारी करेक्ट है। यहाँ से 67 क्वेश्चन है, RNA एडिटिंग और जो हमारा DNA एडिटिंग है उसके बीच यहाँ पर संबंध को बताना है। ठीक है, देखते हैं। RNA एडिटिंग जो है, RNA में अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि DNA में एडिटिंग जीनोम में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, 67 का क्या होगा? यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट माना रहेगा इसका, ये यहाँ से पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट हो जाएगी, सही बोला, क्योंकि RNA एडिटिंग जो DNA एडिटिंग में, RNA की एडिटिंग से RNA में जो अस्थायी परिवर्तन होता है वो होता है, जबकि DNA एडिटिंग से जीनोम में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, RNA एडिटिंग तकनीकी Cas9 जैसे जीवाणु प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी गलत है, क्योंकि RNA एडिटिंग में Cas9 जैसे जीवाणु का उपयोग नहीं किया जाता है। ये मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले ADAR एंजाइम पर निर्भर करते हैं, जो जिससे क्या है, जीवाणु हमारे जो प्रोटीन है उसका उपयोग करते हैं, कर्नेल DNA को संपादन रूप से उसकी प्रतिरक्षा तुलना में संभावना को कम कर देते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा करेगा तो, है ना, इसका उपयोग नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। RNA एडिटिंग की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन की बात होती है, और DNA एडिटिंग की प्रत्यक्ष रूप से मूलतः DNA के जो अनुक्रम संशोधन उससे होता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट से करेक्ट होगा। देखो याद रखने की RNA के क्या यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है एडिटिंग में, और DNA की एडिटिंग करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसमें डाउट नहीं होना है कि क्या RNA में एडिटिंग होगा और क्या DNA में एडिटिंग करके यहाँ पर क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया DNA में क्या करेंगे और RNA में क्या कर सकते हैं। Cas9 कहाँ पर होगा? Cas9 आपको RNA में एडिटिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 67 का हो जाएगा। पहला सही था, ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें नहीं प्रयोग करेंगे, तीसरा से सही है। 1 और 3 यहाँ से सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा C या 3। क्वेश्चन 68,
68 है IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के संबंध निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका प्रबंधन कर्मयोगी भारत द्वारा किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्मित एक सरकारी स्वामित्व वाली गैर लाभकारी विशेष प्रयोजन कंपनी है। ठीक है, 68 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट बनाने से इसको जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात जो बोला एकदम सही है यहाँ पर। ये दूसरा है, ये लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी समय कहीं भी डिवाइस पर शिक्षण प्रदान करेगा और अब तक का पारंपरिक उपाय में माध्यम से सबसे असंभव था। ठीक है, मतलब जो ये से करने में असंभव था उसको यहाँ पर लेकर ये पूरा करेगा। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ता उसको प्रशिक्षित करने के लिए कभी भी कहीं भी यहाँ पर डिवाइस के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, जो अब तक यहाँ पर जो प्राप्त करना असंभव था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही है। दोनों बातें हमारी क्या है, IGOT कर्मयोगी के बारे में एकदम करेक्ट है। राइट, अभी पंजीकरण के अनुसार शीर्ष 5 राज्य भी देखे गए थे, जैसे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इसके 5 राज्य यहाँ पे देखे गए थे। और यहाँ पर जो 3.1 करोड़ से अधिक प्रशिक्षण यहाँ पर जो प्रमाण पत्र था वो भी जारी किए गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर 3.8 करोड़ शिक्षण घंटे भी पूरी किए गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो याद रखना। दोनों बातें सही है, तो आंसर हमारा C या 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व औसत समुद्री स्तर में वृद्धि के कारणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ की चादरों को पिघलने से समुद्री जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या समुद्र स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, 69 का क्या होगा, 69 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की चादर होती है, जैसे कि हमारे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। ठीक है, उसके पिघलने से महासागर में बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल प्राप्त होता है और यह प्रक्रिया सीधे समुद्र के आयतन को बढ़ाती है, जिससे क्या यह वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरा, समुद्र उष्ण होने से समुद्री जल है उसका तापीय जो हमारे विस्तार है उसमें समुद्र स्तर में वृद्धि का एक कारण होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात जो हमारी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि थर्मल विस्तार जो हमारा होता है इससे तात्पर्य होता है कि समुद्री जो हमारी जल है उष्ण होने और विस्तारित होने वाली जो मात्रा उसमें वृद्धि से होता है। चूंकि महासागर ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली जो अतिरिक्त उष्णता है वो 90% से अधिक हिस्सा सोख लेता है, इसलिए क्या ये घटना समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक मानी जाती है ना, जो 20वीं सदी के दौरान लगभग 75% की जो वृद्धि है उसके लिए जिम्मेदार मानी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक बात आपको याद रखना कि क्या बोल रहा है पॉइंट को लेकर, लिख लेना अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही है, आंसर 69 का C या 3। क्वेश्चन 70 नंबर, क्वेश्चन 70 है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश के विरुद्ध FIR दर्ज करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट माना से इसको जाएगा, ये करेक्ट है, एकदम सही बोला है, क्योंकि यहाँ पर के वीरास्वामी जो निर्णय था 1991 का, ठीक है, उसमें यहाँ पर जो उनके अनुसार बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की जो किसी मौजूदा न्यायाधीश है उसके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर पूर्व स्वीकृति से ही दर्ज की जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। आपसे बोलेगा किस केस में बताया गया था, तो ये हमारा बताया गया था के वीरास्वामी जो निर्णय केस है 1991 का, इसमें। दूसरा, संवैधानिक अनुच्छेद 361 के अंतर्गत न्यायाधीशों को आपराधिक अभियोजन और संवैधानिक छूट प्राप्त है। सेकंड बात क्या है, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि संवैधानिक अनुच्छेद 361 केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को आपराधिक कार्रवाई से छूट प्रदान करता है और सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसी संवैधानिक छूट नहीं प्राप्त है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। तीसरी बात, न्यायाधीशों को के लिए आंतरिक जांच तंत्र संविधान अनुच्छेद 124(4) के तहत यहाँ पर और अनुच्छेद 218 का हिस्सा है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से हमारी ये भी गलत है, क्योंकि आंतरिक जो हमारी तंत्र में वैधानिक या संवैधानिक जो स्थिति होती है उसका भाव होता है और इसका उद्देश्य न्यायपालिका के भीतर जो हमारे प्रारंभिक तथ्य होते हैं उसकी खोज और अनुशंसात्मक यहाँ पर नियंत्रण करना होता है, ना कि यहाँ पर इनकी जो न्यायाधीश की आंतरिक जांच को लेकर यहाँ पर इनकी जो हिस्सा माना जाता है 24 और 218 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आंतरिक प्रशासन प्रक्रिया नहीं है और ये संवैधानिक अनुच्छेद 224(4) और 218 का हिस्सा नहीं मानता है। ठीक है, ये बोला कि इनका हिस्सा है, ऐसा नहीं है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 सिर्फ करेक्ट है, बाकी दोनों हमारे गलत है, तो आंसर हो जाएगा 70 का A या 1। अच्छे से क्लियर कर लेना है कि आंसर हमारा कौन सा होगा। ठीक है, क्या यहाँ पर है पॉइंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैं बताता जा रहा हूँ एक बार आप लिखते जाओगे इनको पॉइंट को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, पूरा करंट अफेयर्स का। आपको कहीं मैगजीन की जरूरत भागनी नहीं पड़ेगी कि अब लेके आओ इस करंट अफेयर्स को लेके आओ, इसको लेके आओ। सिर्फ आपको क्या करना है, ये आपको करना है, और कुछ मैं विजन का भी कराऊंगा, कुछ टॉपिक वो भी आप यहाँ से करोगे। ठीक है, 71, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में आपको विचार करना है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मुख्य रूप से MR श्रीनिवासन द्वारा तैयार किया गया था, जो एक प्रमुख रूप से भारतीय भौतिक विज्ञानी जिन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम में जनक के रूप में जाना जाता है।
71 का क्या होगा, 71 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा है ये यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मुख्य रूप से डॉक्टर होमी जो भाभा उनके द्वारा पर तैयार किया गया था, ना कि आर श्रीनिवास द्वारा पर, तो गलत हो जाएगा। भारत का कार्यक्रम बंद ईंधन चक्र का पालन करता है जो प्रत्येक चरण के अगले ईंधन के लिए उत्पादक करता है और संसाधनों के उपयोग को लेकर अनुकूलित करता है और अपशिष्ट न्यूनतम करता है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, तीनों चरण व्यावसायिक रूप से परिपक्व और वर्तमान में तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक रिएक्टर में तैनात है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा आंसर हमारा गलत होगा क्योंकि ये चरण एक में हमारा प्राकृतिक यूरेनियम से संचालित दाबित भारी रिएक्टर है, ठीक है। इसका उपयोग कर यहाँ पर विद्युत में जो उत्पादन है उत्पादन करना और उत्पादक के रूप में यहाँ पर प्लूटोनियम और अवशेष यहाँ पर यूरेनियम है उसका उत्पादन करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आंसर इसका गलत होगा। आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा हो जाएगा केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है 71 का, तो 71 का आंसर बी यहाँ से, सॉरी पूछा कौन सा गलत है, ये देखो पूछे कौन सा गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो गलत कौन सा, एक तो पहला और एक आपका ऐसे तीसरा, तो दो बातें गलत है, तो आंसर हो जाएगा 2 या बी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। एक एक करके पॉइंट अच्छे से देखना है कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे ये सही हो रहा है। 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि किसके बारे में बात कर रहा है। इसे वर्ष 2009 में भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये विशेष रूप से स्वच्छ जल की प्रजाति है, थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे अगर इसके बारे में पढ़ा है तो। ये कार्यात्मक से दृष्टिहीन और विकार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक इलोकेशन का पर निर्भर रहती है। इस स्टेटमेंट को लेकर अगर जो आंसर नहीं कर पाएगा तीसरे वाले को तो समझ लो कि क्या है बोलूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप अगर पढ़ते हो इससे अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तीनों चारों में कि क्या है, तो शायद आपने वो पॉइंट नहीं पढ़ा है, शायद आपने अच्छे से तैयारी भी नहीं की है इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। चौथा, ये नदी पारिस्थितिक तंत्र के लिए स्वास्थ्य के लिए एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में काम करता है जो जो विविधता की गुणवत्ता को उजागर करता है, ठीक है। तो बताना है कौन वो जीव कौन सा ऐसा कौन सा मेल खा रहा है। करेक्ट आंसर हमारा 72 का आंसर हो जाएगा, ये गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में बता रहा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो ए या 1 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय याक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से हिमालय याक मुख्य रूप से लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल जैसे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था ऊपर, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हिमालय याक को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त रूप में सूचीबद्ध किया गया और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत संरक्षित किया गया। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, FSSAI जो है, ठीक है, उसके अनुसार जो हमारा FSSAI मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक जो प्राधिकरण होता है उसने हिमालय याक को खाद्य उत्पादन के लिए प्रतिबंधित प्रजाति घोषित किया है। तीसरा हमारा गलत है क्योंकि वर्ष 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक जो हमारा प्राधिकरण था उसने हिमालयन याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकृति दे दी थी, यहाँ पे बोला है प्रतिबंधित किया, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा सही, तो एक बात ही करेक्ट है, ए नंबर स्टेटमेंट या पहला स्टेटमेंट, ठीक है। पहला मतलब यहाँ से जो बोल रहा है देखो ये लिखा हुआ है, एक ये या तो इसको ए बोल सकते हो, ठीक है। 74 देखते हैं। 74 है अभिलेख और विवरण विवरण मस्की अभिलेख, ठीक है, इसको देखते हैं। पहला यहाँ से हमारा सही है क्योंकि हमारा जो मस्की अभिलेख है 3री शताब्दी से पूर्व अशोक के लघु जो हमारे अभिलेख है उसमें एक पहली बार यहाँ पर अशोक के लिए देवन्याम्पी जय देवताओं का जो प्रिय होता है उस शीर्षक का उपयोग यहाँ पर किया गया था। एहोल अभिलेख क्या होगा, ठीक है, एहोल अभिलेख जो आपका है यहाँ से ये शिलालेख 634 ईसा पूर्व रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत में रचित, इसमें पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन सहित अन्य विजयों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पुराना एक कन्नड़ यहाँ पर और राजा कदम ये इन पे यहाँ पर नहीं है, ठीक है, गलत है ये, पहला सही दूसरा गलत है। तीसरा, हलमिडी अभिलेख हर्षवर्धन के पुलकेशिन द्वितीय के विजय का अभिलेख करता है, तो तीसरा इसको यहाँ पर ये भी गलत है क्योंकि ये कदम्ब राजा जो हमारे काकूर वर्मा थे उनका उल्लेख है और ये बलुआ पत्थर से 16 पंक्तियों का उकेरी गई एक जो कविता थी, मतलब कविता यहाँ पर जो इनका जो उल्लेख किया गया था इस पर किया गया था, तो इसका इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ दे दिया है और इसका स्टेटमेंट यहाँ दे दिया है, ठीक है। तो दोनों हमारे गलत हो गए, आंसर सिर्फ पहला करेक्ट है, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ए या 1 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, उल्लास समाज के सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ कार्यक्रम के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इससे वर्ष 2022 से 2027 तक क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा इसका ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उल्लास जो हमारा है ये समाज के सभी वर्गों की आजीवन सीखने की समझ है, याद रखना है, समाज के सभी वर्ग के लिए बात कर रहा है और आजीवन की बात कर रहा है, हमेशा के लिए और सभी लोगों के लिए, ठीक है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी अवधि 2022 से 2027 तक है, ठीक है।
आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के अनुरूप औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा में जो 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु की वयस्क उसको सशक्त बनाना। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, जो हमारी नई शिक्षा नीति थी उसके ऊपर ये बात बताई गई थी। एज याद रखना कितना एज दे रहा है और कौन सी शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों सही है। इसमें आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता, व्यावसायिक कौशल और धारणीय शिक्षा जैसे प्रमुख घटक शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट ये भी हमारा करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारी जो यहाँ पर उल्लास जो हमारा कार्यक्रम था उसके बारे में एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर में आ जाएगा सभी चार, मतलब डी आंसर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 76 नंबर, 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे को लेकर उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका, ये यहाँ से इसका देखो बी स्टेटमेंट जो हमारा है यहाँ से, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा, बी। इसका उद्देश्य होता है मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता इसको जो क्रम में पर्याप्त वित्तीय बफर को बनाए रखना और विवेकपूर्ण दिशा इसको विवरण को बीच संतुलन बनाना। ठीक है, आरबीआई जोखिम प्रावधान को विशेष रणनीति के तहत यहाँ पर इसको निर्धारित करता है। राइट, और इसकी सिफारिश बिमल जालान जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे उनकी समिति ने 2018 में द्वारा इसको की गई थी, औपचारिक रूप से 2019 में अपनाया गया था इसको। राइट, तो आंसर हमारा बी यहाँ से या दो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, शेरों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। शेरों का आईयूसीएन ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज में गैर लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, पहला क्या होगा 77 का, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है। मूल्यांकन में जो शेरों है उसकी संख्या में काफ़ी हद तक समाप्त होने की श्रेणी में रखी गई, जबकि आईयूसीएन के रेड लिस्ट में ये प्रजाति अब विश्ववेद में बनी हुई है। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है इसमें विपरीत जो विलुप्त होने वाले जोखिम है उस पर ध्यान केंद्रित करती है और ग्रीन स्टेटस पुनर्प्राप्ति क्षमता को आवश्यक रूप में यहाँ पर संरक्षण पर प्रकाश डालती है। तो दोनों में याद रखना है कि क्या अंतर है ग्रीन स्टेटस ऑफ जो स्पीसीज है और आईयूसीएन में। ठीक है, दूसरी बात, गुजरात और मध्य प्रदेश में चल रहा प्रोजेक्ट लायन पर्यावरण सुधार, तकनीकी पर आधारित निगरानी और मानव वन्यजीव संघर्ष है उसको लेकर यहाँ पर कम करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइन जो हमारा है ये मुख्य रूप से गुजरात में विशेषकर गिर वन जो हमारा अभ्यारण्य उसके आसपास यहाँ पर कर रहा है, ना कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो गलत हो जाएगा, सिर्फ गुजरात को। दोनों गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो सही नहीं है, दोनों यहाँ से स्टेटमेंट हमारा गलत है, आंसर डी या 4। क्वेश्चन 78, प्रवासी पक्षियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रवासी पक्षियों के विषय में रोम रणनीतिक योजना के उद्देश्य यूरोप को भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसके पक्षियों की अवैध हत्या, जाल बिछाकर फंसाने और व्यापार को समाप्त करना। ठीक है, पहला क्या होगा, 78 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात यहाँ से, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए भारत की राष्ट्रीय जो कार्य योजना है इसके मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर प्रवासी पक्षियों जो प्रजाति है उसके संरक्षण पर केंद्रित होती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि प्रवासी जो पक्षियों के संरक्षण में भारत की जो राष्ट्रीय कार्य योजना है 2018 से 2023 तक। ठीक है, इसमें मध्य जो हमारे एशियाई जो फ्लाईवे है आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच जो क्षेत्र होता है उसके साथ में पर प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा पर केंद्रित होता है। ये मध्य एशियाई जो हमारे फ्लाईवे पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक महासागर से लेकर हिंद महासागर तक 30 देशों को पर कवर करता है। तो यहाँ से क्या होगा, सेकंड बात भी आपकी करेक्ट है, पहली बात भी यहाँ पर सही थी, दोनों बातें सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी या तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर है 78 का। 79 नंबर, साइबर अपराध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैट फिशिंग में किसी की निजी जानकारी को बिना सहमति के ऑनलाइन साझा शामिल है, जिसका उद्देश्य होता है कि आमतौर पर पीड़ित को परेशान करना या धमकी देना होता है। ठीक है, 79 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा जो होगा इसका ये गलत है, क्योंकि जो हमारा कैट फिशिंग है इसका अर्थ होता है कि दूसरों को धोखा देने के लिए यहाँ पर नकली ऑनलाइन पहचान बनाना, अक्सर यहाँ पर भावनात्मक जो वित्तीय लाभ के लिए यहाँ पर इसको बनाते हैं। ठीक है, ना कि यहाँ पर ऑनलाइन साझा करने पर या फिर आमतौर पर पीड़ित को परेशान करने के लिए ऐसा धमकी देना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, फिशिंग में आमतौर पर ईमेल के माध्यम से विश्वसनीय स्रोत के रूप में भ्रामक संदेश भेजे जाते हैं ताकि पासवर्ड या वित्तीय जानकारी को संवेदनशील डेटा चुरा जा सके। सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है ना। तीसरा, वितरित सेवा निषेध DDoS हमले की साइट को लेकर स्रोतों से आने वाली जो ट्रैफिक है इसको इतना बढ़ा देते हैं कि वह अनुपलब्ध हो जाती है। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि वित्तीय हमारे जो डोनियल ऑफ सर्विस है इसको DDoS बोलते हैं, इसमें हमलों को लेकर एक वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा को कई स्रोतों से ट्रैफिक भर दिया जाता है जिससे कि वो अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और यहाँ पर वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुबंधित हो जाता है वो। तो यहाँ से तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 और 3 हमारे यहाँ से जो स्टेटमेंट इसका है वो करेक्ट है। ठीक है, तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, कौन सा, वो पहला वाला।
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं, केवल एक स्टेटमेंट कौन ये देखा है, केवल एक यहाँ पर जो है वो सही नहीं है, तो 2 नंबर का स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर दिया हुआ, 2 या बी नंबर जो हमारा यहाँ पर है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ओलिव रिडले का चचुए के बारे में निम्नलिखित का विचार करना है। जो हमारे ओलिव रिडले टाटा होता है उसके बारे में। ये गहीर माथा और रस्सिकुल्या जैसे स्थानों पर सामूहिक नेस्टिंग घटनाओं के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अरिबाडा कहा जाता है। ठीक है, 80 का क्या होगा, 80 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, ये इसके हमारे प्रमुख नेस्टिंग जो स्थल होते हैं ओडिशा और अंडमान द्वीप समूह में गहीर माथा और रस्सिकुल्या एवं देवी जो हमारी नदी मुहाना है उसमें यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेस्टिंग क्या होते हैं इनकी, नेस्टिंग वे सर्वाहारी होते हैं और वे अरिबाडा नामक जो मास नेस्टिंग है उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये जहाँ हजारों माताएं और एक साथ यहाँ पर नेस्टिंग करती हैं और वहाँ पर जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, जहाँ तक 9,000 किलोमीटर तक की यहाँ पर जो प्रवास ये करते रहती है। ठीक है, तो ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहला सही है। दूसरा, 1980 के दशक में प्रारंभ शुरू किया गया ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य समुद्री तट पर जो ओडिशा है उसमें ओलिव रिडले जो कछुआ है उसके प्रजनन को लेकर नेस्टिंग के दौरान सुरक्षित करना था। सेकंड भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इनका जोखिम कम हो सके इससे। ठीक है, और 1980 के दशक में यहाँ पर इसे जो ऑपरेशन है यहाँ पर ये शुरू किया गया था, इसके नेस्टिंग के दौरान सुरक्षित करना है इनको। ठीक है, तो आंसर हमारा दोनों करेक्ट है। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, सी या 3 है ना। ये आगे देखते क्वेश्चन नंबर 81 है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के समन्वय को विचार करना है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल है उसमें कक्षा 8 तक के सभी स्कूली बच्चों को एक समय गर्म पका भोजन यहाँ पर उपलब्ध कराना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा 81 यहाँ से इसका ये सही हो जाएगा। दूसरा, ये तिथि भोजन जैसी पहलों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और स्कूल पोषण के उद्यान को विकास में प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, केंद्र सरकार भोजन की खरीद को लेकर खाना पकाने सहित योजना को पूरी लागत वहन करती है। ये हमारा गलत होगा, क्योंकि इसमें 60 और 40 का रेशियो होता है। 60% देगी केंद्र सरकार और 40% देगी पर राज्य सरकार, पूरा केंद्र सरकार नहीं देती है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 और 2 यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 और 2 मतलब एक बात यहाँ से ए या 1 सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 है राज्य विधानमंडल के सत्रों को संबंध में आपको विचार करना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को सत्र बुलाता है तथा 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 82 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है, एकदम सही बात बोला है। दूसरा, स्थगन से सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से निलंबित हो जाती है, जबकि सत्रावसान से विधायी सत्र के औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरी बात, विघटन से केवल विधानसभा प्रभावित होती है, इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए चुनाव यहाँ पर कराए जाते हैं, जबकि विधान परिषद इससे अप्रभावित रहती है। तीसरा स्टेटमेंट में इसका करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो तीसरा वाला है, क्योंकि यहाँ पर विघटन जो हमारा होता है केवल विधानसभा पर लागू होगा, ना कि विधान परिषद पर जो स्थायी सदन है। ठीक है, और विघटन से जो हमारा विघटन में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इससे नए चुनाव भी कराए जाते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तीसरा भी सही है, दूसरा भी यहाँ पर सही था और पहला भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सभी तीनों, 3 या सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 यहाँ से कांद जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कांद जनजाति द्रविड़ भाषाएं बोलती हैं मुख्यतः कुई और कुवी है ना। कांद जनजाति जो हमारी जनजाति होंगी द्रविड़ भाषाएं बोलती हैं मुख्यतः कुई और कुवी। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला 83 का जो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये जो है करेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। ये ओडिशा के सभी 62 जनजातियों के संख्यात्मक रूप से सबसे अधिक होती हैं, जो 2001 में जनगणना के अनुसार राज्य की जनजाति जो आबादी थी उसके हिसाब से 17.13% के हिसाब से देखी गई थी। पहला सही हो गया। दूसरा, कोटिया कांद और डोगरिया कांद जनजाति को उप समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कांद समुदाय में कुटिया कांद और जो हमारी डोगरिया कांद इसके रूप में यहाँ पर इसे अपनाया गया था। और पीबीटी जो हमारे समूह होते हैं इसमें अनुसूचित जनजातियों का एक अधिक सुरक्षित उप समूह होता है, जो भारत में 75 यहाँ पर पीबीटी यहाँ पर हैं, जिसमें सबसे अधिक ओडिशा में 13 और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपके 12 हैं। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें सही है। 83 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी या 3। क्वेश्चन 84 है पोषण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ से है
इसका उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताएं जो होती हैं 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि 0 से 6 वर्ष की किशोरी को लेकर, ना कि 0 से 14 वर्ष के लेकर, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, इनका कार्यान्वयन हो जाता है, ये हमारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, सेकंड भी हमारा गलत है, क्योंकि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यहाँ पर किया, इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, ना कि सार्वजनिक खाद्य वितरण द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बौनापन, एनीमिया, जन्म के समय वजन और बच्चों की जो संख्या है उसमें प्रतिवर्ष का 2 से 3% यहाँ पर कमी लाना। तो तीसरा क्या होगा? तीसरी बात हमारी यहाँ से रहेगी, ये इसका उद्देश्य में जो सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य था, इसका टारगेट था ये करना। ठीक है, ये जन आंदोलन और पोषण जो वाटिका है उसके विकास के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करना और बढ़ावा देना, ताकि पौष्टिक भोजन और स्थानीय जो पहुँच उनको सुनिश्चित हो सके। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहला और दूसरा गलत है। कितने सही है? सिर्फ एक बात सही है, तो ए या एक यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 85, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को इजराइल के उसके अरब पड़ोसियों के बीच यहाँ पर जो युद्ध विराम के समझौते की निगरानी का कार्य यहाँ पर सौंपा गया था। ठीक है, 85 पर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से रहेगा, ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद भारत यूएनपीके सैन्य जो योगदान देने वाला चौथा बड़ा देश है। यूएनपीके मतलब जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना है, इसको लेकर। तो सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो यूएनपीके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत वर्तमान में नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद 5375 जो कर्मी है उसके साथ यहाँ पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश है। युद्ध में लगभग 180 भारतीय सैनिक यहाँ पर मारे भी गए थे इसके। ठीक है, और किसी भी सैन्य योगदान के लिए यहाँ पर ये सबसे अधिक है। भारत में वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिला सैन्य टुकड़ी यहाँ पर नेता है वो तैनात की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। पहला यहाँ से क्या था स्टेटमेंट करेक्ट था, और दूसरा भी यहाँ से हमारा करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी या तीसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर 86 है, याला ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये हिंदू कुश हिमालय की अचकीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि यह याला ग्लेशियर नेपाल की लॉन्गटांग घाटी हिंदू कुश हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। ये नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत डेड ग्लेशियर के रूप में घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर 1970 के दशक में यहाँ पर अब तक नेपाल का मतलब अब तक यहाँ पर जो इसका 66% हिस्सा कम हो चुका है। और ये एशिया का पहला ग्लेशियर है जिस पर जलवायु स्मारक पट्टिका लगी हुई है और जिस पर अंग्रेजी में, नेपाली और तिब्बती भाषाओं में यहाँ पर संदेश है वो लिखे गए हैं, याद रखना है। ठीक है, सेकंड बात देखते हैं। पहला आंसर सही हो गया। दूसरी बात, ये भारत का पहला ग्लेशियर होगा जिसे मृत घोषित किया गया, साथ ही एशिया का पहला ग्लेशियर जिसे जलवायु का स्मारक पट्टिका लगा। ये ऐसे एशिया का नहीं है ना, एशिया का पहला ग्लेशियर है और यहाँ पर जिस पर अंग्रेजी यहाँ पर ये लगाया गया। और यहाँ पर गलत किस लिए इसको देखते हैं, क्योंकि ये बोला भारत का पहला ग्लेशियर है। ठीक है, ये हमारा एशिया का पहला ग्लेशियर जिस पर जलवायु पट्टिका यहाँ पर लगाई गई है और इसमें अंग्रेजी, ठीक है, और नेपाली तिब्बती मैंने बताया उसमें यहाँ पर लिखा गया इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टेटमेंट इसका थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे सेकंड वाले का। भारत का पहला ग्लेशियर है और इसमें थोड़ा सा डाउट है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना क्या है ना। तो यहाँ से जो मुझे तो स्टेटमेंट इसका सही लग रहा है, लेकिन उन्होंने गलत दिया है। क्यों गलत दे रखा है, थोड़ा सा आप इसको रीड करोगे। बाकी देखो इसके बारे में पूरी बात बता देता हूँ, वहाँ से आपको करेक्ट। पहली बात बता दी मैंने सही है, दूसरी बात बता दी मैंने कि 66% यहाँ पर इसका जो हिस्सा है वो कम हो चुका है और अंग्रेजी जो मतलब अंग्रेजी, नेपाली और तिब्बती में इसकी पट्टिका लगाई गई है। राइट, और यहाँ पर एशिया का सबसे पहला ग्लेशियर है पर। ठीक है, 2-3 बातें आपको याद रखनी है। इसके हिसाब से एक बार आप इसको गूगल करके भी देख सकते हो क्या है ये। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट हमारे हिसाब से यहाँ पर सही होना चाहिए। आगे देखते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आंसर हमारे हिसाब से यहाँ पर इसका तीसरा सही होगा, तीसरा या सी। ठीक है, बाकी इन्होंने तो दे रखा है दूसरा गलत, दूसरा वैसे गलत होना नहीं चाहिए क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पर 87। 87 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये स्पीति घाटी में स्थित भारत का पहला सबसे बड़ा संरक्षित रिजर्व है। ठीक है, तो क्या होगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये स्टेटमेंट आपका। अच्छा, यहाँ पे बोला किसकी बात कर रहा है, ये लद्दाख के बर वन्यजीव अभयारण्य, मलंग जो नाला है, कजमेवा नाला और चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। ये हिम तेंदुओं के उच्च घनत्व से और उनमें जीवों की जो हमारी तिब्बती भेड़िया, नीली भीड़ और तिब्बती अर्गाली शामिल है। मतलब यहाँ पर बोला है इनमें से कौन सा यहाँ पर जानवर है उसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है तीनों स्टेटमेंट देकर। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे जो 87 नंबर, ये तसारा
चू संरक्षण रिजर्व के बारे में, ए या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये जो हमारा है ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षित रिजर्व है और इसका क्षेत्रफल कितना 1585 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो स्पीति घाटी में स्थित है। यह राज्य का 5वां संरक्षित रिजर्व है, जो हमारा दरला घाट, नैना देवी, जो हमारे वो पॉटर हिल्स हैं और जो सिल्ली रिजर्व है उसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य के साथ यहाँ पर मलांग नाला, दक्षिण कजमिया और ये सब के लिए यहाँ पर इसमें अभयारण्य से घिरा हुआ है। ठीक है, तो अब बात आपको याद रखनी है। ये हमारा जो क्षेत्र होता है ये पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर चारप नाला जलग्रहण क्षेत्र स्थित है और जो हमारी किब्बर वन्यजीव अभयारण्य है इसके चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य से लेकर इसे एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पर रोज फिंच, तिब्बती रेवेन और पीली चोंच वाले यहाँ पर चौंग जैसे दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ लेगा कि इनमें से ये जो पक्षी तीनों बताए मैंने कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से अभयारण्य में, तो ये आपको ये रिजर्व जो संरक्षण रिजर्व है याद रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 87 का पहला या ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो 87 जो क्वेश्चन थे पार्ट यहाँ पर 2 के है ना, वो मैंने आपको कवर कर दिया। पार्ट 1 में करीब मैंने 85 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में यहाँ पर 87 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो करीब यहाँ से 170, 172, 175 जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैंने आपको यहाँ से करा दिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने करीब ये एक्सपेक्ट किया था कि 150 क्वेश्चन तक इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन 150 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपको एक एक क्वेश्चन जितने हैं आपको प्रैक्टिस करते जाना है। क्वेश्चन आपको जैसे क्वेश्चन मैंने बताया उसको आपको एक बार A4 पेपर लो, उसको नोट कर सकते हो है ना, नोट कर सकते हो, लिख सकते हो क्या यहाँ पर कहाँ पर है और कहाँ से गलत होगा, जहाँ से गलत होगा एक बात अपना पूरा नोट्स अच्छे से बना सकते हो हर मंथ का है ना। काफ़ी टाइम आपके पास अभी, तो आप एक मंथ का पूरा मैं 15 दिन का आपको दूंगा, वो आप अच्छे से करा पाओगे। 15 दिन का वो अभी आने वाला है 15 तारीख, तो यहाँ पे मैं 15 जून का भी अपलोड करूँगा, 1 से लेकर 15 जून तक। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा आपको पढ़ने के लिए, कोई कुछ रहता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करोगे, राइट, बताओगे क्या है। ठीक है, तो एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।